हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोजिशंस को। आपने सुना होगा एडिक्टेड के साथ टू आता है, कस्टम्ड के साथ टू आता है। तो ऐसे शब्द जो अपने साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, इन टाइप के वर्ड्स को आज अपन डील करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें। क्लोज टेस्ट के अंदर यूज हो जाता है, फ्रेजल वर्ब के अंदर सेम चीज यूज हो जाती है। तो काफी सवाल, काफी वेटेज है इसका। और इनको मैं पढ़ाऊंगा आपको कैटेगराइज करके। कैटेगराइज करने का मतलब क्या है? जैसे एडिक्टेड का मतलब भी किसी चीज का आदी हो जाना, अकस्टम्ड का मतलब भी किसी चीज का आदी हो जाना। दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों के साथ टू लगता है। ऐसे ही प्रिवेंट, किसी को कोई काम करने से रोकना। प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रोहिबिट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। दोनों का मतलब है रोकना और दोनों के साथ प्रीपोजिशन भी फ्रॉम आती है। तो ऐसी मैंने वर्ब का, एडजेक्टिव का इनका सेट बना लिया जिनका मीनिंग भी सेम है, रिलेटेड है और साथ में प्रीपोजिशन भी सेम लेते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर अपन काफी सारी प्रीपोजिशंस इस वीडियो के अंदर अपन डील करेंगे। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो बेसिकली जो वीडियोस अभी आप देखेंगे, ये मेरे दूसरे चैनल पे मैं टुकड़ों में डाल चुका हूं। ठीक है, और भी नई वीडियोस मैं शूट कर रहा हूं। तब तक मुझे लगा कि ये बहुत सारे बच्चों ने ये देखी नहीं है और काफी सारे बच्चों ने नहीं देखी। मैंने क्लास के अंदर भी पूछ के देखा कि सबने सारी वीडियोस देख ली। कोई कह रहा मैंने एक तीसरा पार्ट देखा था, कोई कह रहा पहला पार्ट देखा था। तो वो सारी की सारी मैंने क्लब करके इसको एज अ वन पार्ट डाल दिया। नई वीडियोस पहले भी काफी डाल ली है ना। CGL 2021 एरर्स हो गया, स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस हो गई, नई वीडियोस भी शूट कर रहा हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। और कुछ कुछ जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट कंटेंट है यार, ये बच्चे देख ही नहीं रहे, तो उसको भी डाल रहा हूँ। ठीक है जी। ये अपना नया चैनल है, इस पे हफ्ते के अंदर 2 वीडियोस आती हैं, एक लॉन्ग वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो। पता ही होगा आपको, पुराना चैनल था इंग्लिश बाय अमन वर्सेस सर और ये नया चैनल है अमन वर्सेस सर इंग्लिश। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, 2 वीडियोज आती है, एक लंबी जैसे ऑल CGL एरर्स इन वन वीडियो, all the sentence improvement asked in 2021 in one video, all the idioms with mnemonics and stories in one video। लंबी लंबी 2 घंटे 3 घंटे वाली वीडियोस। और कुछ शॉर्ट वीडियोस भी आती है, मोटिवेशन वाली, स्ट्रेटेजी वाली। बढ़िया कंटेंट। ठीक है, मतलब अच्छा कंटेंट। इसके अलावा आपको भी अच्छा सर इस पे वीडियो बना दो, सर ये वाली चीज़ प्रोवाइड कर दो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपके उस टॉपिक को, जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी, उसको जितना जल्दी हो सके शूट करके डाल लूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे भैया कि क्लास के अंदर ही काफ़ी सारी प्रीपोजिशन याद हो गई, फिक्स प्रीपोजिशन का काफ़ी बड़ा चंक अपने को क्लास के अंदर ही याद करा दिया सर ने, मतलब वर्थ इट लगे अगर ये वीडियो, तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आ जाओ जी, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का अपना टॉपिक है जी प्रीपोजिशन। ठीक है, बहुत डरते हैं बच्चे इससे। सबसे पहले तो जरा समझने की कोशिश करिएगा कि प्रीपोजिशन पे एरर आता कैसा है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रीपोजिशन की बात करूं तो 4 पार्ट में उसके एरर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, जिसमें इस टाइप के एरर आ गए, इन, ऑन, है ना, सॉरी, इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, बिटवीन, अमंग, अमंग, अमंगस्ट, इस टाइप वाले जो एरर होते हैं वो होगी टाइप 1, जिसके अंदर जो बेसिक प्रीपोजिशन है उनका कहां पे यूज करना है। पोजीशन के लिए इसका यूज होता है, इसके लिए इसका यूज होता है, ओवर, अंडर, इस टाइप वाली जो प्रीपोजिशन का एरर हो गया। दूसरा वाला एरर होता है कि इन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगी, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, इस टाइप वाले एरर। ठीक है, तीसरी जो टाइप होती है वो होती है फिक्स प्रीपोजिशन, कि इस वर्ब के बाद ये वाली प्रीपोजिशन लगेगी। चौथी जो टाइप होती है वो होती है कि अच्छा डाई के साथ इन भी लगता है, डाई के साथ तो फॉर भी लगता है, डाई के साथ ऑफ भी लगता है, तो कब कौन सा लगाऊं। ठीक, यानी एक वर्ब जब एक से ज्यादा प्रीपोजिशन लेती है तो उसमें होने वाली कंफ्यूजन पे आने वाले एरर्स। तो ये 4 टाइप के अंदर अपन प्रीपोजिशन के एरर को कैटेगराइज कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है, जो क्लोज टेस्ट में, फिलअप्स में, फ्रेजल वर्ब्स में जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो ये वाली है, फिक्स प्रीपोजिशंस, कि इस वर्ब के बाद या इस एडजेक्टिव के बाद या इस नाउन के बाद ये वाली प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये जो है ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है अपना। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको इजी करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैं देखो पढ़ाने से पहले क्लियर कर दूं, मैं वो वाला टीचर नहीं हूं। इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा प्रीपोजिशन आपका गुलाम, ये वो वाला लेक्चर नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होती हैं उनके अंदर आपको क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा अपने सेंटेंसेस बनाइए ताकि वो आपको याद हो पाए, बिल्कुल फ्रेजल वर्ब की तरह ही। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश ऐसी करिए कि आपको मैं थोड़ा सा आसान कर दूं। कैसे, जैसे मैंने प्रीपोजिशन ले लीजिए फ्रॉम। ठीक, अब ये फ्रॉम प्रीपोजिशन किन किन के साथ आती है, मैंने ऐसा कैटेगराइज कर लिया कि भैया ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका लगभग मीनिंग सेम सा ही है। जैसे 4 ये वर्ड्स हो गए और 4 ये हो गए, इन सबका मीनिंग सेम सा ही है और इनके सबके साथ ही फ्रॉम लगता है। तो अगर आप इनको इकट्ठा देख लोगे या इकट्ठा PDF ले लोगे या इकट्ठा नोट कर लोगे तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए आ जाइए, शुरू करते हैं। अपनी पहली आज की वर्ब है जी प्रिवेंट।
एक तो प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, ठीक है, एक तो प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना और एक प्रिवेंट का मतलब होता है किसी काम को होने से रोकना। ठीक, यहां पे जो अपना मीनिंग अपन क्या कर रहे हैं, किसी काम को होने से रोकना वाला, किसी काम को होने से रोकना। अब रिफ्रेन का भी मतलब क्या है, किसी चीज से दूर रहना, किसी काम को ना होने देना। प्रोहिबिट का भी मतलब क्या है, किसी को कोई प्रतिबंध लगा देना कि भैया ये वाला काम नहीं करना तुझे। एब्सटेन का मतलब क्या है, किसी चीज को त्याग देना कि ये वाला काम भैया मैं नहीं करूंगा। ये सारे के सारी ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब इनडायरेक्टली है किसी को कोई काम करने से रोकना या खुद को रोकना, इस टाइप से। ऐसे ये जो अगले वाले भी हैं, डेटर, इसका भी मतलब होता है बेसिकली किसी को कुछ काम करने से रोकना। डीबार कर देना, किसी पर प्रतिबंध लगा देना। स्टॉप माने रोकना। प्रोटेक्ट मतलब एक तो प्रोटेक्ट होता है खुद को बचाना और एक प्रोटेक्ट ये भी होता है कि किसी को किसी चीज को करने से प्रोटेक्ट कर देना, यानी उसको वो काम करने से रोक देना। ठीक, आइए जरा एक एक करके इनको सेंटेंसेस से देखते हैं। पहली वर्ब है जी अपनी प्रिवेंट। द पुलिस ट्राई टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम रनिंग अवे। पुलिस ने कोशिश करी, पुलिस ने कोशिश करी, किस चीज की ट्राई करी, टू प्रिवेंट, रोकने की, उसको रोकने की, क्या करने से, भागने से। पुलिस ने ट्राई करी कि वो पुलिस रोक दे, उसको भागने से रोक दे। तो यहां पे इसके साथ क्या प्रीपोजिशन आती है जी, फ्रॉम आती है। प्रिवेंट के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है, फ्रॉम। किसी को कोई काम करने से रोक देना, I prevented him from doing that. Prevent somebody from doing that. किसी को कोई काम करने से रोक देना। क्लियर। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज से दूर रहना, है ना। अच्छा, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। रिफ्रेन करो, रिफ्रेन करो मतलब दूर रहो। किस चीज से, किस चीज से दूर रहो, किस चीज से बचो, बात करने से। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग तो आप उस काम को नहीं करते। अगर मैं किसी को सलाह दे रहा हूं, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि भैया जब एक टीचर कोई कंटेंट डिलीवर कर रहा हो तो उस समय पर उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। ये नहीं कि टॉपिक शुरू हुआ उससे पहले कमेंटों में लग गए, ये हो जाए तो वो, अबे टॉपिक तो पढ़ा लेने दो। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग टिल द टॉपिक इज ओवर। आपको कमेंट करने से रिफ्रेन करना चाहिए, मतलब कमेंट करने से दूरी बनाए रखनी चाहिए, कमेंट करने से अपने आप को रिफ्रेन कर लेना चाहिए, पीछे खींच लेना चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी किसी काम से दूरी बना लेना, किसी काम को ना करना। नेक्स्ट पे जाइए, प्रोहिबिट, प्रतिबंध लगा देना, है ना। प्रोहिबिट तो आपने बहुत बार सुना होगा, प्रतिबंध लगा देना। इसका मतलब क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से करते हैं। हैवी व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द सिटी बिफोर 11 PM। ये बोर्ड आपने देखा होगा बहुत बार। अब मान लो ट्रक जो है वो दिन में भी आपके मेन रोड पे चल रहे हैं या फिर आपकी गलियों में ट्रक घूम रहे हैं, तो भैया जाम नहीं लग जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रक थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं सारे के सारे, और ये होते भी इतने सारे एक सारी लाइन में। तो अक्सर जो है ट्रक्स की जो एंट्री होती है किसी रोड पर या किसी सिटी के अंदर वाले रोड पर, खासकर हाईवे पे तो रात को ही चलते हैं, सिटी के अंदर जाने वाले जो रोड्स होते हैं उन पर हैवी व्हीकल्स की एंट्री जो होती है वो रात को ही करी जाती है, ताकि उस टाइम पे नॉर्मल ट्रैफिक होगा नहीं तो ये आराम से निकल सकते हैं। तो हैवी व्हीकल्स पर प्रतिबंध है, हैवी व्हीकल्स प्रोहिबिटेड है क्या काम करने से, सिटी में एंटर करने से। इफ समबडी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब उसको वो काम करने पर प्रतिबंध है, उससे वो काम भी वो ना करे ऐसी आशा करी जाती है। ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम वॉचिंग टीवी, उसको प्रोहिबिट करा गया है टीवी देखने से। यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग देयर, तुम पर प्रतिबंध लगाया गया है वहां जाने से। तो किसी को कोई काम करने से रोकना या खुद को रोकना, इस टाइप के इन सब के मतलब है रोकना। अगर मैं इन सब का शॉर्ट मीनिंग कहूं स्टॉप, तो इन सब के साथ अपना क्या आता है जी, फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है। नेक्स्ट पे देखिए जरा, एब्सटेन करना। एब्सटेन करना खास करके एब्सटेन लगाया जाता आदतों के लिए, जब खास करके कोई बुरी आदत के लिए। इफ यू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, अगर आप किसी चीज से एब्सटेन करते हो, कोई एक्शन भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है। इफ यू एब्सटेन फ्रॉम समथिंग या इफ यू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसका मतलब होता है कि आप उस काम को नहीं करते। खास करके किसी बुरी आदत के लिए अपन एब्सटेन का यूज करते हैं कि ही टुक अ वाव, उसने कसम ली। वाव का मतलब क्या है, कसम लेना। उसने कसम ली है, किस चीज की कसम ली है, कि वो एब्सटेन करेगा, वो दूरी बनाए रखेगा, वो नहीं करेगा किस चीज को, भी अल्कोहल से दूरी बनाने की उसने कसम ले रखी। वाव का मतलब क्या होता है, शपथ लेना। उसने कसम ले रखी है कि वो एब्सटेन करेगा किससे, अल्कोहल से, यानी अल्कोहल से वो दूरी बना के रखेगा। अगली और चार पे आ जाते हैं अपन, इसको देखिए जरा। इफ यू डेटर समबडी, इफ यू डेटर समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो आप उसको रोक देते हो वो काम करने से। ठीक है, देखिए जरा,
हाई प्राइसेस जो हैं, जो ऊंची कीमतें हैं, वो डेटर कर रही हैं बहुत सारे यंग पीपल को घर खरीदने से। घरों की जो बढ़ती हुई कीमतें, जो बहुत ऊंची ऊंची कीमतें हैं घरों की, अब जाके खरीद के देखो प्लॉट फ्लैट, पता लगेगा। तो वो जो बहुत भारी जो कीमतें हैं वो रोक रही हैं। डेटर माने होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, वो रोक रही हैं यंग पीपल को क्या करने से, घरों को खरीदने से। डेटर समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी किसी को कोई काम करने से रोक देना। नेक्स्ट बात डी बार। देखो मैं फिर बता रहा हूं, हो सकता है काफियों में से काफियों को ऐसा लग रहा हो सर इनकी कोई नमनिक्स बता दो ना, इनकी कोई ट्रिक्स बता दो ना। बच्चे ये ऐसे याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, जो मुझसे मदद हो पा रही है कि भैया ये फ्रॉम वाली ना सारे मीनिंग वाली मैंने इकट्ठी लिख दी ताकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये बिल्कुल वैसे याद करी जाती हैं जैसे फ्रेजल वर्ब याद करी जाती हैं। अब इसके अंदर चाहो तो और फोटो में लगा लगा के एक एक को याद किया जा सकता है, लेकिन फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बच्चे इतना मुश्किल ये है नहीं, 4-5 बार पढ़ दोगे वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक, डी बार कर देना, किसी को कोई काम करने से डी बार कर देना मतलब उस पर प्रतिबंध लगा देना, रोक लगा देना। ऑफिशियल वर्ड है थोड़ा सा, ये देखिएगा जरा। ही वॉज डी बार्ड फ्रॉम द क्लब, उसे क्लब से डी बार कर दिया गया है। ऐसे सोच लो, बाहर कर दिया गया है। डी बार कर दिया मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू इसके अंदर अब नहीं आ सकता। उसे क्लब से डी बार कर दिया गया है उसके अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए। वो जो क्लब में आके कुछ हरकतें करता था, है ना, ना जाने किसी को कुछ को फ्लाइंग किस दे बैठा, तो ऐसी उसकी हरकतों के लिए उसको क्लब से डी बार कर दिया गया है, मतलब उस पर रोक लगा दी गई है कि अब वो क्लब का पार्ट नहीं है, वो क्लब के अंदर नहीं आ सकता। नेक्स्ट बात, स्टॉप माने, ये तो आपको सबको पता ही है कि स्टॉप माने क्या होता है, रोकना। दे हैव पुट द बैरियर्स अप टू स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग थ्रू, उन्होंने बैरियर्स लगा दिए। दे हैव पुट द बैरियर्स अप, दे हैव पुट अप द बैरियर्स मतलब उन्होंने बैरियर्स खड़े कर दिए। जैसे कोई भी प्रोटेस्ट होता है, आपने देखा होगा जंतर मंतर दिल्ली, कहीं पे भी कोई प्रोटेस्ट होता है ऐसे बैरियर लगा दिए जाते हैं ताकि लोग आगे ना पाए। तो दे हैव पुट द बैरियर्स अप टू स्टॉप द पीपल फ्रॉम गेटिंग थ्रू, उन्होंने बैरियर्स लगा दिए हैं ताकि क्या किया जा सके, लोगों को उससे पास होने से रोका जा सके। स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकना, स्टॉप फ्रॉम। क्लियर है? इस पे देखिए जरा। प्रोटेक्ट, एक तो प्रोटेक्ट का मतलब बचाना होता है, यहां पे वाला मीनिंग नहीं देखना। इट्स हार्मफुल, सॉरी, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम, यहां पे बल्कि वही वाला मीनिंग दे रखा है। प्रोटेक्ट का दूसरा मीनिंग ये भी होता है किसी को कोई काम करने से रोक देना। आई प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने उसको वहां जाने से रोक दिया। दोनों मीनिंग के अंदर फ्रॉम आता है, इस वाले मीनिंग में भी और उस वाले मीनिंग में भी। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर स्किन, जरूरी है कि आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें, किससे, जो सन की हार्मफुल रेज है, जो यूवी रेज है उनसे। फ्रॉम भी आता है, इस वाले मीनिंग में आप अगेंस्ट का भी यूज कर सकते हो, इस वाले मीनिंग में आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो और आप अगेंस्ट का भी मीनिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्ट का मैं फिर बता रहा हूं, जैसे प्रोटेक्ट था और ये जो पहले वाला था सबसे पहला प्रिवेंट, इन दोनों के ये दो मतलब होते हैं। प्रिवेंट करना खुद को बचाना भी, और प्रिवेंट करने का मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना भी। ऐसी प्रोटेक्ट का मतलब बचाना भी और किसी को कोई काम करने से रोकना भी, और दोनों में ही अक्सर अपन किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ऐसे ही प्रिवेंट का जो मतलब होता है ना खुद को बचाने वाला, इसमें भी आप अगेंस्ट का यूज कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अब ये जितने वर्ड है, अब ये सबके साथ क्या आ रहा, फ्रॉम आ रहा। जितने वर्ड हैं देखो सबका मीनिंग लगभग सेम है। किसी को दोष मुक्त करार दे देना, किसी को बरी कर देना, किसी को छोड़ देना, ये वाले हैं। अगले वाले भी यही है, अगले वाले भी यही है। तो ये सारे के सारे बेसिकली आपको क्या दिखा रहे हैं, जिनका मतलब है छोड़ देना। आ रही बात समझ में? तो इन सबको अगर अपन इकट्ठा एक बार में पढ़ लेंगे तो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, अब इसके अंदर ज्यादा नाच कूद के नहीं पढ़ाया जा सकता इसको। वो नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रीपोजिशन हो जाएगा आपका गुलाम, मात्र एक वीडियो में प्रीपोजिशन जड़ से खत्म, वो वाले चोचले नहीं हो पाएंगे भैया, सीधी बात है। ये इसके साथ ये प्रीपोजिशन आती है, सेंटेंस जितने पढ़ोगे याद हो जाएंगे। फिर भी इकट्ठी कर देने से, एक टाइप के साथ लिखने से थोड़ी सी याद करने में अपनी हेल्प हो जाती है। ठीक है, आ जाइए जरा। एब्सॉल्व, इसका क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द रिपोर्ट एब्सॉल्व्ड हर फ्रॉम और ऑफ द ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। वो जो रिपोर्ट आई ना, वो जो फाइनल रिपोर्ट आई, अब मान लो किसी के ऊपर कोई दोष लगा दिया कि तेरी वजह से ये बंदा मर गया, है ना, कोई डॉक्टर था उसके ऊपर ये दोष लग गया कि तेरी जो केयरलेसनेस थी उसकी वजह से बंदा मर गया।
लेकिन बाद में जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया वो जो डॉक्टर थी ना, वो जो डॉक्टर थी उसको दोष मुक्त कर दिया उस ब्लेम से। वो जो एक्सीडेंट हुई, वो जो घटना हुई, उस घटना के दोष से उसको एब्सॉल्व कर दिया, मतलब दोष मुक्त करा दे दिया, उसको बरी कर दिया। एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, एमेंसिपेट, डिस्चार्ज सबका मतलब है छोड़ देना, बरी कर देना, फ्री कर देना गिल्ट से, किसी चीज से। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। एक्सोनरेट का मतलब क्या है? द रिपोर्ट एक्सोनरेटेड द क्रू फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कोलिजन। वो जो रिपोर्ट थी, मान लो सीसीटीवी कैमरा और फुटेज वगैरह देख के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, पुलिस ने रिपोर्ट जारी करी या सीआईडी ने रिपोर्ट जारी करी या सीबीआई ने करी, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी। वो जो रिपोर्ट थी उसने वो जो क्रू था ना, वो जो क्रू था उसको एक्सोनरेट कर दिया, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कोलिजन की उससे। मान लो दो चीजों में टक्कर हुई है और आप कह रहे हो कि भैया ये मान लो ये क्रू है पूरा का पूरा, ठीक, शिप पे जा रहे हैं, उनका क्रू है, वो जो टक्कर लगी उसका दोष लगा रहे थे भैया तुम्हारी वजह से हुआ ये कोलिजन। तो वो जो फाइनल रिपोर्ट आई सीसीटीवी कैमरा की मदद से, रडार की मदद, किसी की भी मदद से आई हो, वो जो फाइनल रिपोर्ट आई उसने दोष मुक्त करार दे दिया इनको, वो जो गिल्ट था उससे बरी कर दिया, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको बाहर कर दिया। इस पे आइए। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है बेसिकली फ्री कर देना, आजाद कर देना किसी को। हल्का हल्का डिफरेंस है इनके अंदर, थोड़ा समझिएगा। ये वाले दोनों तो किसी दोष मुक्त के लिए लगाए जाते हैं, ये वाला किसी बेसिकली आपके ऊपर कोई टॉर्चर हो रहा है, आप किसी की कैद में हो, उससे जब आपको आजादी मिल जाती है तो आप इमेंसिपेट कर दिए जाते हो, आपको फ्रीडम मिल जाती है, आपको लिबर्टी मिल जाती है। अच्छा, दे फेल्ट दैट दे हैड बीन इमेंसिपेटेड फ्रॉम देयर फादर्स कंट्रोल। मान लो कुछ बच्चे थे, उनके पापा भैया हिटलर टाइप के पूरे, जब मर्जी फेंट देते बेल्टे बेल्ट, है ना। तो क्या हुआ, अब इनको डाल दिया बोर्डिंग स्कूल में। बाकी लोग तो बोर्डिंग स्कूल में जाने से डरते हैं, रोते हैं, बोर्डिंग में मन नहीं लगेगा। ये भैया खुश हो रहे हैं, ये डिस्को डांस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इन्हें आजादी दिला दी गई है इनके पिताजी के कंट्रोल से। मान लो इनके चाचा ने, इनकी मम्मी ने कहवा के इनको बोर्डिंग में डाल दिया, तो ये सोच रहे हैं, इनको ऐसा महसूस हुआ कि भैया इन्हें आजादी दिला दी गई है इनके पिताजी के कंट्रोल से। नेक्स्ट भाई, डिस्चार्ज, तो बहुत बार सुना होगा भाई, है ना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, ट्रीटमेंट के बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब बरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब देखो सब में थोड़ा थोड़ा हल्का सा फर्क है। अब ये डिस्चार्ज का मतलब दोष मुक्त करार देने वाला नहीं है ना, यहां पे मतलब है कि आप कहीं से, आपको जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन कुछ कुछ मतलब इसका फ्री करना, आजाद करने जैसा है सबका, तो आपस में सारे कह सकते हो कि रिलेटेड है। नेक्स्ट पर जाइए। अच्छा, डिसमिस, डिसमिस कर देना। मान लो मीटिंग डिसमिस कर दी कि भैया डिसमिस हो गए, चलो जाओ, तो आप एक टाइप से फ्री हो गए। और अगर किसी को किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिसमिस कर दूं, आपके ऊपर इस चीज की जिम्मेवारी थी और मैंने अब आपको डिसमिस कर दिया कि भैया जाओ, तो क्या है, आपको फ्री कर दिया। He has been dismissed from his job for his incompetence, उसको डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, फ्री कर दिया गया उसकी इनकॉम्पिटेंस के लिए। वो इनकॉम्पिटेंट था, मतलब अपने को काम को करने में अच्छे से समर्थ नहीं था, इसलिए उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा, लिबरेट कर देना, आजाद कर देना। लिबर्टी मतलब आजादी, फ्रीडम। अगर आप किसी को लिबरेट कर देते हो तो किसी के चंगुल से, किसी की कैद से उसको लिबरेट कर देते हो, आजादी देते हो, किसी चीज से आजादी मिलना, हाँ कि ना। अच्छा, दे सेड दे वुड सेंड ट्रूप्स टू लिबरेट द पीपल फ्रॉम द डिक्टेटर, उन्होंने कहा था कि वो ट्रूप्स भेजेंगे, सेना की टुकड़ियां भेजेंगे। किस लिए भेजेंगे? ताकि लिबरेट किया जा सके लोगों को उस डिक्टेटर से। मान लो एक देश है जो नॉर्थ कोरिया, ये आपको पता है, वहां का डिक्टेटर है भैया, लोगों के ऊपर वो शोषण कर रहा। बाकी देशों ने संगठन बनाया और क्या कहा कि हम ट्रूप्स भेजेंगे, तो वहां के जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं वो आपस में बात करें कि उन्होंने कहा था, उन सब देशों के प्रवक्ताओं ने कहा था कि वो ट्रूप्स भेजेंगे आजादी दिलाने के लिए लोगों को, इससे लिबरेट समबडी फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से आजाद कराना। रिलीज, ये तो पता ही है, वो जेल से रिलीज कर दिया गया, है ना, रिहा कर दिया गया। He was released from prison after serving a 5-year sentence, उसे जेल से छोड़ दिया गया। Released from somewhere, कहीं से, प्रिजन से उसे आजाद कर दिया गया 5 साल की सजा काटने के बाद। एक्सकल्पेट मतलब उसने खुद को एक्सकल्पेट कर लिया सबके सब चार्जेस। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसका मतलब है एक्सकल्पेट जनरली ना आप खुद को करते हो, कहने का मतलब कोई ऐसे प्रूफ देके, कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करके कि भैया
मैं उस चीज में शामिल नहीं हूं। खुद को निर्दोष करार दे देना, खुद को दोष मुक्त करार करवाना, ये इसका मतलब है। यू एक्सकल्पेट यूर सेल्फ फ्रॉम सम ब्लेम, आप अपने आप को एक्सकल्पेट करते हो, आप अपने को आपको दोष मुक्त करार करवाते हो किसी ब्लेम से। तो मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज लगे हुए थे, इसको कह रहे थे तू चोर है, तूने चोरी करी है। अब ये भैया सारे काम इसने खुद करे, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, सब कुछ खुद करवाया, और फिर इसने खुद को एक्सकल्पेट कर लिया उन चोरी वाले चार्जेस से। खुद को निर्दोष करार कर देना, खुद को दोष मुक्त करार करवा लेना। नेक्स्ट पाइए, एग्जम्प्ट कर देना। अब एग्जम्प्ट वैसे तो दोषमुक्त टाइप का नहीं है। अब ये टोल पे जाते हुए आपने खूब देखा होगा, भैया ये एग्जम्प्ट है, भारत के राष्ट्रपति का टोल नहीं लगेगा, है ना, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों का टोल नहीं लगेगा। एग्जम्प्ट होना, अगर आप किसी चीज से एग्जम्प्ट हैं तो आप उस चीज से फ्री होते हैं। जैसे स्मॉल बिजनेसेस हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स इंक्रीज, वो जो टैक्स में बढ़ोतरी आई है उसको स्मॉल बिजनेसेस को उससे एग्जम्प्ट रखा गया है, बाहर रखा गया कि उन पे वो बात लागू नहीं है, आप इस चीज से फ्री हैं, आप इस चीज से बाहर हैं। ठीक। अब जैसे दिल्ली में क्या है, महिलाओं का जो ट्रेवल है बस में वो एग्जम्प्टेड है, चार्जेस से एग्जम्प्टेड है, चार्ज से बाहर होना। एक्सक्लूड करना, ये तो सबको ही पता है कि इसको एक्सक्लूड कर दिया मतलब किसी चीज से बाहर कर देना। विमेन आर स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लब, विमेन जो है वो इस क्लब से अभी भी एक्सक्लूडेड है, मतलब ये सिर्फ ओनली मैन का क्लब है तो उससे अभी भी वो एक्सक्लूडेड है, उससे अभी भी वो बाहर है। अब जैसे इन सब का मीनिंग क्या है, जानकारी होना, किसी चीज की जानकारी होना। ये वाले मीनिंग वाली मैंने सारी इकट्ठी कर दी जिससे आपको याद करने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी, आइए शुरुआत करते हैं। अपनी प्रीपोजिशन इन सब के साथ कौन सी लगती है जी, ऑफ। पहला वर्ड कौन सा अपना आज का, अब्रेस्ट। अब्रेस्ट का बेसिकली मतलब होता है, जैसे अपन करते हैं ना कि मैं अब्रेस्ट रहता हूं लेटेस्ट न्यूज से, यानी मैं जानकारी रखता हूं लेटेस्ट न्यूज, अपने आप को अपडेटेड रखना, इसका बेसिकली मतलब है अपडेटेड रखना। सेंटेंस से देखिए जरा, आई लाइक टू कीप अब्रेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स डेली, मैं कीप अब्रेस्ट रखना पसंद करता हूं, यानी मैं अपडेटेड रखना पसंद करता हूं, मैं अवेयर रहना पसंद करता हूं, किससे, करंट अफेयर से हर रोज। ठीक है, लेकिन मैं समझदार हूं, मैं हर रोज करंट की 2-2 घंटे की लाइव क्लास नहीं देखता, एक उस मैडम की, एक उस सर की, एक तीसरे वाले की। मैं क्या करता हूं, मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूं, या मैं 1 महीने की एक मैगजीन ले आता हूं और हर रोज उसको पढ़ता हूं। मैं बेवकूफ बच्चा थोड़ी हूं, मैं तैयारी इंटेलिजेंट तरीके से करने वाला बच्चा हूं। मुझे 3-3 साल थोड़ी तैयारी करनी है, मुझे 1 साल में तैयारी करके नौकरी लगना है। ठीक है, तो अब्रेस्ट का मतलब होता है अपडेटेड रहना, तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आती है जी, ऑफ। नेक्स्ट भाई, अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है किसी को किसी चीज की जानकारी देना, किसी को किसी चीज के बारे में अवगत कराना। ठीक, देखिएगा जरा, माई पेरेंट्स वर अप्राइज्ड ऑफ देयर सन्स, सॉरी द पेरेंट्स वर अप्राइज्ड ऑफ देयर सन्स इंजरीज, वो जो पेरेंट्स थे उनको अप्राइज किया गया उनके सन की इंजरीज के बारे में। मान लो कोई बच्चा है, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल से फोन आया, जी ऐसे ऐसे आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अब वो तो अंदर भर्ती, वहां जाना अलाउड नहीं है, तो डॉक्टर जो है वो पेरेंट्स को बता रहा है बच्चे को, जी आपके बच्चे को ये चोट आई। तो अप्राइज का मतलब है किसी को किसी चीज के बारे में जानकारी देना। तो पेरेंट्स को अप्राइज किया गया उनके बच्चे की इंजरीज के बारे में, उनके बच्चे को जो चोट लगी है उनके बारे में। ये सारी एक ही कैटेगरी के अगर आप देख पा रहे हैं तो। अश्योर का मतलब होता है बेसिकली किसी को किसी चीज के बारे में श्योर करना, कि हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि ऐसा ही होगा। हम तुम्हें एक टाइप के, इसमें भी किसी कुछ बता रहे हो, एक टाइप से ये भी तो बताना हुआ ना कि भैया मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा ही होगा, तो ये भी काइंड ऑफ किसी को किसी चीज के बारे में बताना ही हुआ। अच्छा, यूनियन जो थी उसने अश्योर किया कि वो जो नए ऑनर्स है, मान लो पहले कोई कंपनी थी, उसको बेच के अब दूसरी कंपनी ने वो खरीद लिया। ठीक है, दूसरे आ गए, नए ऑनर आ गए, तो जो वर्कर्स की जो यूनियन है उसने कहा भी ये टेंशन मत लो, हम आपके साथ भी लॉयल रहेंगे। तो जो यूनियन थी उसने अश्योरिटी दी नए ऑनर्स को, किस बात की अश्योरिटी दी, वर्कर्स की लॉयल्टी की अश्योरिटी दी, कंपनी के प्रति वर्कर की लॉयल्टी की अश्योरिटी दी नए ऑनर्स को यूनियन ने। ठीक है जी, अश्योर समबडी ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज के बारे में अश्योर करना, किसी को किसी चीज के बारे में पक्का करना, श्योरिटी देना। ठीक है जी, इसको देखिए जरा। अगला है सर्टन। सर्टन मतलब पक्का होना, आई एम सर्टन ऑफ दिस, मतलब ये वाली चीज को लेके मैं सर्टन हूं, मतलब ये चीज पक्का होगी। इस पे आइए जरा, ही वॉज क्वाइट सर्टन
इसमें अबाउट भी आ सकता है, ऑफ भी आ सकता है। आई एम सर्टन अबाउट दिस थिंग्स और आई एम सर्टन ऑफ दिस, दोनों पेपर में इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, तो उस बारे में आप निश्चिंत रहें, ठीक है। ही वॉज क्वाइट सर्टन अबाउट या ऑफ हिज अटैकर्स आइडेंटिटी, वो बहुत सर्टन था, वो पक्का था, मतलब उसको पक्के से पता था, उसको पूरी अच्छी तरह से पता था कि उस पर अटैक करने वाला कौन था। पुलिस वाला ने पूछा पक्का श्योर हो यही था? यस, आई एम सर्टन ऑफ माई अटैकर्स आइडेंटिटी, मतलब मुझे पक्का पता है कि मुझ पर अटैक करने वाला कौन था। तो इन सब का मतलब है किसी को किसी चीज के बारे में जानकारी देना या होना। अगर आप सर्टन हो किसी चीज को लेके तो आपको उस चीज की जानकारी है पक्का। अश्योर का मतलब होता है किसी को किसी चीज के बारे में पक्का करना, तो एक टाइप से जानकारी दे रहे हो कि हाँ भैया ये चीज ऐसी है, टेंशन मत ले तू। अप्राइज का सीधा ही मतलब जानकारी देना, इसका मतलब अपडेटेड रखना, तो ये भी जानकारी देने जैसा हुआ। नेक्स्ट पाइए, अब इन सब का भी मतलब जानकारी देना ही एक टाइप से, ठीक है। तो रिलेटेड से वर्ड है, देख लीजिए जरा। कॉग्निजेंट, एक कंपनी भी है कॉग्निजेंट, अगर आपने सुन रखी हो तो। कॉग्निजेंट का भी बेसिकली मतलब होता है किसी को किसी चीज के बारे में अवगत कराना या फिर जानकारी होना। जानकारी होना भी कॉग्निजेंस, आपने नाउन सुना होगा, ये एडजेक्टिव है कॉग्निजेंट। वी शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट एवरी कंप्लेंट इज नॉट अ जस्टिफाइड कंप्लेंट। हमें इस बात को लेके कॉग्निजेंट होना चाहिए, हमें इस बात को लेके अवेयर होना चाहिए कि हर कंप्लेंट एक जस्टिफाइड कंप्लेंट नहीं होती। मान लो एक कंपनी है, उसके अंदर कोई भी कुछ भी कंप्लेंट कर रहा है, करते हैं ना बच्चे, करते हैं आजकल। जैसे कुछ प्रोडक्ट मंगाया, बहुत लोग करते हैं, शादियों कपड़े मंगा लेते हैं, पहन के चले जाते हैं, फिर रिटर्न मार देते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, है ना, साइज नॉट अप टू द मार्क, क्वालिटी नॉट अप टू द मार्क। अब भैया वो जो, मान लो तुमने मिंत्रा पे कंप्लेंट रेज कर दी जी, इस कंपनी का जो क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब कंपनी वालों को बार बार इस चीज को सीरियसली नहीं लेना, लोग तो सारी की सारी कंप्लेंट जेन्युइन नहीं होती। तो वो यही कह रहा है अपने एम्प्लॉयज को, मान लो कोई बॉस है वो समझा रहा है कि भैया हमें इस बात को लेके अवेयर होना चाहिए, हमें इस बात को लेके कॉग्निजेंट होना चाहिए। किस बात को लेके? इस फैक्ट को लेके। किस फैक्ट को लेके? कि हर कंप्लेंट जस्टिफाइड कंप्लेंट नहीं होती, हर कंप्लेंट एक सही कंप्लेंट नहीं होती। इस पर आइए जरा। कॉन्शियस, एक तो कॉन्शियस मतलब होश में होना होता है ना, वो दोबारा कॉन्शियस हो गया मतलब वो होश के अंदर आ गया। एक तो वो वाला कॉन्शियस होता है, और एक कॉन्शियस का मतलब होता है किसी चीज को लेके अवेयर होना, किसी चीज को लेके अवेयर होना कि हाँ मैं कॉन्शियस हूं इस चीज को लेके, मुझे पता है कि भैया हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है। इवेंचुअली ही बिकेम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग फन ऑफ हिम। अब मान लो कोई बंदा है, उसके दोस्त, अरे भाई तू तो यार बहुत सही हो गया यार आजकल, यार तेरी तो हवा हो रही यार पूरी, ये वो, काफी पहले तो उसको लगा तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, बाद में वो चार पांच लोग बार बार वही बातें किए जा रहे हैं, फिर उसको समझ आया अरे ये तो तेरा मजाक उड़ा रहे, ये तो सरकाजम कर रहे थे। तो इवेंचुअली ही बिकेम कॉन्शियस, इवेंचुअली उसको पता चल गया किस फैक्ट का? इस फैक्ट का पता चल गया, इस बात का पता चल गया। किस बात का पता चल गया? कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। नेक्स्ट पाइए, होपफुल। अगर आप किसी चीज को लेके होपफुल होते हो तो आपके अंदर उम्मीद होती है कि हाँ जी ऐसा हो जाएगा। जैसे सर्टन वर्ड नहीं था, जैसे आप किसी चीज को लेके सर्टन होते हो कि भैया मैं इस चीज को लेके सर्टन हूं, तो आपको पक्का पता है कि ऐसा होगा। तो खुद को किसी चीज की जानकारी देना है, किसी को किसी चीज की जानकारी देना। अगर मैं मान लो किसी चीज को लेके होपफुल हूं, तो मैं अपने आप को जानकारी दे रहा हूं कि मेरी तरफ से ये चीज पक्की है कि ऐसा होगा। तो ये भी काइंड ऑफ रिलेटेड वर्ड्स आप कह सकते हो। हिज ऑडिशन वेंट वेल, उसका ऑडिशन बहुत बढ़िया गया। एंड ही इज फेयरली होपफुल ऑफ गेटिंग द पार्ट, पार्ट का मतलब है यहां पे रोल। उसका ऑडिशन बहुत अच्छा गया और वो फेयरली होपफुल है, मतलब काफी उम्मीद है उसको इस बात की कि उसको वो रोल मिल जाएगा, उसको वो पार्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट भाई, इन्फॉर्म। इसका तो भैया सीधा सीधा मतलब ही होता है किसी को किसी चीज की जानकारी देना। इन्फॉर्म समबडी अबाउट या ऑफ समथिंग। अच्छा, द स्कूल प्रिंसिपल प्रॉमिस टू कीप द पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड ऑफ द सिचुएशन। स्कूल प्रिंसिपल ने प्रॉमिस किया कि वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म रखेगा इस सिचुएशन के बारे में, मतलब उनको इस सिचुएशन की जानकारी देता रहेगा। मान लो कुछ बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, है ना, वो घर पे ऊटपटांग हरकतें करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप अपने स्कूल में भी इस बात को बता दो ताकि वो थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। कोई टीचर इनको जानबूझ के ज्यादा वैसा कुछ ज्यादा ना कह दे कि कुछ गलत स्टेप ले ले। तो प्रिंसिपल ने कहा कि टेंशन मत लो, पेरेंट्स को अश्योर किया कि भैया मैं आपको इस चीज के बारे में जानकारी देता रहूंगा। ऑफ भी आता है इसके साथ, अबाउट भी आता है, ठीक। नेक्स्ट पाइए, माइंडफुल, ऑब्जर्वेंट, श्योर, ये भी उसी चीज से रिलेटेड है ना। इनको देखिए जरा। अगर आप माइंडफुल होते हो किसी चीज को लेके तो बेसिकली आपके मतलब आप यू आर अवेयर ऑफ दैट थिंग,
आपको पता है कि ऐसा होगा। माइंडफुल ऑफ पुअर रोड कंडीशंस, माइंडफुल ऑफ पुअर रोड कंडीशन मतलब आपके माइंड में ये चीज है, यू आर अवेयर ऑफ दैट थिंग, आपको इस बात की जानकारी है। वो जो गंदी रोड की कंडीशन थी उसकी जानकारी होने की वजह से सोनाली ने क्या करा, अपनी जो स्पीड है उसको घटा लिया और 30 माइल पर आवर पे आ गई। हो पहले तेज चला रही थी, उसको पता है कि आगे गड्ढे आने वाले हैं, है ना, एकदम से खड़ी ब्रेक लगाएगी, पीछे से कोई गाड़ी ठोक जाएगी, तो इससे अच्छा उसने पहले ही अपनी स्पीड जो थी वो कम कर ली। इस पे ये ऑब्जर्वेंट, अगर आप किसी चीज को लेके ऑब्जर्वेंट हो तो फिर वही बात, आपको उस चीज की जानकारी है। ही वॉज एक्यूटली ऑब्जर्वेंट ऑफ द पॉवर्टी अराउंड हिम, वो एक्यूटली ऑब्जर्वेंट था किस चीज को लेके कि उसके आसपास जो गरीबी फैली हुई है उसको लेके वो एक्यूटली ऑब्जर्वेंट था। इस पे ये श्योर, अगर आप किसी चीज को लेके श्योर हो, वही सर्टन वाले जैसा, अगर मैं किसी चीज को लेके सर्टन हूं, अगर मैं किसी चीज को लेके श्योर हूं तो इसका मतलब क्या है, मुझे पता है कि ऐसा है, बेसिकली मुझे इस बात की जानकारी है, जानकारी देना है, जानकारी होना, ये सारे ऐसे वर्ड्स थे। देखिए जरा, वी अराइव अर्ली टू बी श्योर ऑफ गेटिंग अ गुड सीट, हम जल्दी आ गए ताकि पक्का हो सके, ताकि सुनिश्चित हो सके कि हमें एक अच्छी सीट मिल जाएगी। श्योर के साथ भी ऑफ या अबाउट दोनों आते हैं भाई, आई एम श्योर अबाउट दिस, आई एम श्योर ऑफ दिस। अब इस पे आ जाइए, अब ये सेकंड कैटेगरी चालू हो रही है। पिछली वीडियो थोड़ी सी छोटी थी, अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी सी क्वाइट उससे लंबी वीडियो हो, ठीक है। आइए जरा, अब कैटेगरी चेंज हो गई है, इनका मतलब है कमी होना, किसी चीज की कमी होना। आइए जरा देखिए, पहला वर्ड है जी अपना बिरेफ्ट, इसका मतलब भी ये कमी होना, डिप्राइव कमी होना, डिवॉइड कमी होना, डाइवेस्ट कमी होना। अब फिर बता रहा हूं बच्चे, इनको सेंटेंसेस बना के ही याद किया जाता है, लेकिन हाँ कैटेगरीज बना देने से आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी याद करने में। देखिए जरा इसको, ही वॉज बिरेफ्ट ऑफ होप व्हेन ही गॉट फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, मतलब उसमें होप की बहुत कमी आ गई थी, उसने उम्मीद खो दी थी, लैक ऑफ होप हो गया था, उम्मीद की बहुत कमी आ गई थी, मतलब उम्मीद उसने पूरी तरह खो दी थी। इफ यू फील, अब बिरीफ भी एक वर्ड आएगा आगे, बिरेफ्ट भी उसी से लेना दे रहा है, किसी चीज की कमी होना, उम्मीद एकदम खत्म हो गई थी जब उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। डिप्राइव, इफ समबडी इज डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, तो उससे वो चीज छीन ली जाती है, उसके पास वो चीज नहीं रहती। जैसे कहते हैं ना कि उसके राइट्स को डिप्राइव कर दिया गया, मतलब उसके राइट्स का हनन कर दिया गया, ये तो खूब आता न्यूज़पेपर में, बहुत आता है ये वाला वर्ड। तो he claimed that he had been deprived of his freedom oblique rights, उसने ऐसा क्लेम किया, उसने ऐसा कहा कि भैया उसके राइट्स जो हैं वो छीन लिए गए हैं। डिवॉइड, he seems to be devoid of any feeling for his ex girlfriend, डिवॉइड का मतलब होता है कमी होना, वो चीज का लैक होना, वो चीज ना होना। ऐसा लगता है कि उसके अंदर, he seemed to be devoid, उसके अंदर कमी है बेसिकली किस चीज की, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके किसी भी प्रकार की फीलिंग्स की उसके अंदर कमी है, यानी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की उसको बिल्कुल याद नहीं आती। ठीक है, वो जब माहौल बना लेता है तब भी उसको याद नहीं करता, उसका नाम ले लेके उसको फोन नहीं करता, उसको मिस कॉल ये नहीं मारता। ठीक है, तो अगर उसके मन में उसकी गर्लफ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स के लिए डिवॉइड है, तो इसका मतलब बेसिकली उसके मन में कोई ऐसी फीलिंग्स है नहीं, ऐसी फीलिंग्स की कमी है। डाइवेस्ट का मतलब क्या है, फिर से वही कमी होना। ओइंग टू हर केयरलेस बिहेवियर शी वाज डाइवेस्टेड ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके केयरलेस बिहेवियर की वजह से उसको डाइवेस्ट कर दिया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एक मैं यहां पे छोटा सा पॉइंट और स्टार मार्क करके नोट करिएगा, काफी सारी वर्ब ऐसी होती है जब उनको एक्टिव में लिखते हैं ना तब तो उनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। ठीक है, बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं कि एक्टिव में लिखते हैं तो कोई, इनमें जनरली देख रहे हो आप पैसिव में लिखेंगे, डिप्राइव्ड ऑफ, कुछ देख रहे हो कि जनरली ये वर्ब्स ना ऐसी वाली कि ये काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हैं, जब इनको पैसिव में यूज करते हैं तब इनके साथ ये प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलती है, तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कहीं ऐसा नहीं कि पहले से ऑब्जेक्ट मिल रहा है वर्ब को, तुम जबरदस्ती का प्रीपोजिशन उसमें चेप रहे हो। आ रही है बातें समझ में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओइंग टू केयरलेस बिहेवियर, उसके केयरलेस बिहेवियर की वजह से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से डाइवेस्ट कर दिया गया, मतलब पहले जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी वो उससे छीन ली गई, वो उससे वापस ले ली गई, मतलब उससे ले ली गई हैं, तो उसमें कमी आ गई। किसी से कोई चीज छीन लेना, किसी में किसी चीज की कमी होना, यही इस सेट का मतलब है। और देखिए ऐसी और भी है। डेस्टिट्यूट, अब डेस्टिट्यूट दरिद्र, गरीब, फटेहाल, सुना होगा आपने, है ना, एडजेक्टिव की तरह से काम करता है।
ही सीम्स डेस्टिट्यूट, ऐसा लग रहा है कि उसमें कमी है। किस चीज की? ऑर्डिनरी ह्यूमन फीलिंग्स की उसमें कमी है। मान लो कि कोई लड़का है, वो किसी से प्यार करता है ना। अब उसके लिए बेचारा कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है ना। जैसे वो अपनी कौन सी मूवी थी, को प्यार का पंचनामा, उसमें था ना लिक्विड, उसके लिए असाइनमेंट भी बना रहा है, सब कुछ ही कर रहा है। लेकिन जब मतलब हाँ हूँ करने की बारी आती, कोई डेट वेट पे करने जाने की बारी आती है, तब मैडम अपने वाले के साथ निकल जाती, काम कराने की बारी आती है तो भैया इसको। तो फिर इसके दोस्त क्या करें? भैया ऐसा लगता है कि उसके अंदर आम ह्यूमन फीलिंग्स जो है ना, वो भी नहीं है, वो उनकी भी कमी है उसके अंदर। डेस्टिट्यूट एक तो होता है दरिद्र गरीब फटेयाल, अगर डेस्टिट्यूट को इस सेंस में यूज करोगे मतलब किसी चीज की कमी होना। फीलिंग्स के लिए भी डेस्टिट्यूट है, मतलब फीलिंग्स की भी कमी है उसके अंदर, आम ह्यूमन बीइंग वाली भी। एम्प्टी आपको पता ही है, खत्म होना, खाली होना। आर न्यूली बॉट होम इज एम्प्टी ऑफ फर्नीचर। एम्प्टी वैसे एडजेक्टिव भी होता है, अरे ना बात समझ में, खाली वाले मीनिंग में भी यूज होता है, और बेसिकली किसी चीज का ना होना या किसी चीज की कमी होना के सेंस में भी यूज होते हैं ये दोनों वर्ड। अच्छा, हमारा जो नया खरीदा गया घर है वो एम्प्टी ऑफ फर्नीचर है, मतलब उसमें कमी है फर्नीचर की, मतलब खाली है, आपने अनफर्निश्ड लिया है उसको। लैक कमी होना, इससे ज्यादा तो कमी किसी में होगी नहीं है, तो पता ही है लैक वर्ड तो सारी दुनिया को पता। His answer demonstrated an absolute lack of understanding of the question. उसका जो जवाब था उससे साफ झलक रहा था, क्या झलक रहा था साफ, वो जो कमी थी अंडरस्टैंडिंग की, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की जो कमी थी वो उसके आंसर में साफ झलक रही थी। शॉर्ट होना, इफ यू आर शॉर्ट ऑफ समथिंग तो आप में उस चीज की कमी है। अच्छा, शी इज नॉट शॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। भैया उसके पास बहानों की कोई कमी नहीं होती, उसके पास कोई बहानों की कमी नहीं होती जब कोई चीज गलत हो जाती। ठीक है जी। और देखिए इनका भी मतलब है कमी होना। आज काफी सारी लगा रखी हैं, थोड़ी सी कंपैरेटिवली लंबी वीडियो डालने की कोशिश है ताकि आपकी एक ही वीडियो में अच्छी हेल्प हो जाए। ठीक, देखिएगा जरा। वर्ड, फिर से वर्ड मतलब कमी होना, वर्ड गड्ढा भी होता है, जब इसको वर्ब की तरह से यूज कर लेते हो तो बेसिकली कमी होना है ना, या एडजेक्टिव की तरह से भी यूज कर सकते हो आप इसको। द स्काई वॉज वॉइड ऑफ स्टार्स यस्टरडे। आसमान में कमी थी स्टार्स की। द स्काई वॉज वॉइड ऑफ मतलब आसमान में तारे नहीं थे, बादल वगैरह ज्यादा आगे होंगे इसलिए तारे नजर नहीं आ रहे थे, कोई भी कारण हो सकता है। डेफिशिएंसी होना, किसी चीज की कमी होना। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ B12 इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में B12 की कमी है। जितने वेजिटेरियन होते हैं सबकी बॉडी में जनरली B12 कमी होता है, मेरा खुद का भी कम है, अभी मैंने पीछे चेक कराया था। ठीक है, उसके कारण ना आपको थोड़ी थकावट सी रहेगी, है ना। एक D3 भी कम होता है, थोड़ा जॉइंट्स वगैरह में पेन वेन होने लग जाएगा। 2 कैप्सूल आते हैं वो खा लीजिएगा, बस एक सजेशन दे रहा हूं, इंजेक्शन मत लगवाइएगा। ठीक, मेरे वाले डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख दिए थे भाई, अब वो लगाने वाले ने ऐसी जगह लगाई है यहाँ पे, अब तक निशान नहीं गया, ऐसा पता नहीं कहाँ डाल दिया इंजेक्शन, ये हाथ में लगता है या ड्रिप के थ्रू, पूरे में ऐसे सेंसेशन है अभी तक, ये पूरी वेन के अंदर डैमेज कर रखा है। ये पता नहीं सारे डॉक्टर मुझे ऐसे क्यों मिलते। तो इंजेक्शन मत लगवाना, B12 की सिंपली टैबलेट्स आती हैं वो ले लीजिएगा। शॉर्टेज आपको पता ही, कमी होना। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी फॉर अ डिलिजेंट स्टूडेंट। कोई कमी नहीं है बुक्स की इस लाइब्रेरी में डिलिजेंट स्टूडेंट के लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, मेहनती स्टूडेंट्स के लिए इस लाइब्रेरी में कोई शॉर्टेज नहीं है बुक्स की। पॉसिटी, फिर से कमी होना। देयर इज अ पॉसिटी ऑफ मेडिसिन इन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कमी है। पॉसिटी मतलब ये सबका मतलब क्या, कमी होना, किसी चीज का लैक होना। पॉसिटी है मतलब शॉर्टेज है किस चीज की, मेडिसिन की, दवाइयों की शॉर्टेज है ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ठीक भैया, और भी है, इनका भी मतलब है बेसिकली किसी को किसी चीज लूट लेना, जिसको अपन बोलते हैं ना कि लूट लिया। इसको देखना जरा, डिस्पॉयल का मतलब है द थीफ डिस्पॉइल्ड, बेसिकली लूट लेना। तो जब आपसे कोई चीज कोई लूट लेगा तो कमी आ जाएगी, हाँ के ना, ऐसे करके याद कर सकते हो, नहीं तो अलग भी कर सकते हो इनको। वैसे तो कमी से रिलेट कर रखा मैंने कि मान लो मैं आपसे कोई चीज लूट लूं तो आपके पास उस चीज की कमी आ जाएगी, तो इनको भी कमी वाले के अंदर ही डाल दिया। इसको देख लो जरा, द थीफ डिस्पॉइल्ड द ओल्ड मैन ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। वो जो चोर था उसने डिस्पॉइल कर दिया ओल्ड मैन को उसकी बिलोंगिंग से, मतलब ओल्ड मैन से उसकी बिलोंगिंग्स को छीन लेना। अब थोड़ा सा देख रहे हो, किसी वर्ब में तो जस्ट उसके बाद प्रीपोजिशन आती है, किसी वर्ब में पहले ऑब्जेक्ट आया उसके बाद ये प्रीपोजिशन आ रही है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको याद रखना है। रॉब समबडी ऑफ समथिंग, डिस्पॉइल समबडी ऑफ समथिंग।
तो आपको देखना है कि किस वर्ब के जस्ट बाद प्रीपोजिशन आ रही है और किस में ऑब्जेक्ट के बाद लिख रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज को लेके सेंटेंसेस से ही ये चीज नजर आएगी। अब पढ़ाने को मैं सीधा पढ़ा दूं, डिस्पॉयल के बाद ऑफ आता है, इसके बाद ऑफ आता है, आपको पता ही नहीं चलेगा वो ऑफ लगाना कहां पे है। तो ये स्ट्रक्चर से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो थीफ ने डिस्पॉयल कर दिया ओल्ड मैन को उसकी बिलोंगिंग से, यानी जो उसकी चीजें थी वो इस थीफ ने चुरा ली, इस थीफ ने छीन ली। रॉब, अब ये स्टील और रॉब में तो डिफरेंस समझते हो ना। स्टील होता है जब आपको पता नहीं पीछे से कोई चुरा ले, और रॉब होता है बेसिकली सामने से चुरा रहा हूं, धड़ल्ले से, कर ले जो करना है। दे रॉब्ड द कंपनी ऑफ $2 मिलियन, उन्होंने कंपनी को रॉब कर दिया, कंपनी को चूना लगा दिया 2 मिलियन का। स्ट्रिप, द करप्ट IAS ऑफिसर हैज बीन कंप्लीटली स्ट्रिप्ड ऑफ पावर। स्ट्रिप का बेसिकली मतलब होता है, एक तो स्ट्रिप का वाला कपड़े उतारना होता है, एक स्ट्रिप का मतलब छीन लेना भी होता है। तो जो करप्ट IAS ऑफिसर था, जैसे ही चार्ज हो गया, उसमें चार्ज प्रूव हो गया कि भैया ये तो रिश्वत ले रहा था, तो उससे वो सारी की सारी उसकी पावर्स थी उनको स्ट्रिप कर लिया गया, उनको छीन लिया गया। इसमें देखिए जरा, डर्थ माने कमी होना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स कंप्लेन दैट देयर इज अ डर्थ ऑफ टैलेंटेड कैंडिडेट्स। ये जो HR मैनेजर्स हैं, ये कंप्लेन करते हैं कि कमी आ गई है टैलेंटेड कैंडिडेट्स की। कमी है किसकी? टैलेंटेड कैंडिडेट्स की। इनसे खुद से कोई पूछने वाला हो, तुम्हें रंगोली बनाने के अलावा, है ना, हैप्पी न्यू ईयर पार्टी अरेंज करने के अलावा तुम्हें क्या आ रहा, तुम में कौन सा टैलेंट है भैया? ठीक, वैसे मजाक की बात है, दिल पे मत लेना। आज की अपनी प्रीपोजिशन है जी विद, और ये सारे वर्ड्स जितने, देखो जितने सारे वर्ड्स हैं, इन सब का मतलब है बेसिकली लदा होना, भरा होना, किसी चीज से ऑक्यूपाइड होना, किसी चीज से फिल्ड होना। ये सारे इतने के सारे वर्ड सेम कैटेगरी के। ठीक, आइए जरा शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला वर्ड है लोडेड। इसमें मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है इसका क्या मीनिंग होता है। जैसे ट्रक को लोड कर दिया, इस चीज से लाद दिया, भर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। तो उन्होंने लॉरी को लाद दिया पटेटो से। दे लोडेड द लॉरी, दे लोडेड द ट्रक विद पटेटोस। उन्होंने इसको इस चीज से भर दिया। दिक्कत पता क्या होती, बच्चा करता हिंदी, उन्होंने लॉरी को पटेटो से लाद दिया, से लाद दिया, फ्रॉम लगाने की कोशिश करोगे, दिक्कत यही है। तो इसमें हिंदी विंदी मत करना, थोड़ा सेंटेंसेस पे फोकस करिएगा, ठीक है। लोड समथिंग विद समथिंग, किसी चीज को किसी चीज से भर देना। लोड के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है जी? विद। ओवरवेल्ड का मतलब हो जाता है बेसिकली कोई बहुत अच्छी चीज हो जाए या कोई बहुत बुरी चीज हो जाए, जब अचानक से वो आपको फेस करनी पड़ती है तो आपको समझ नहीं आता कि उसको टैकल कैसे किया जाए, तो आप ओवरवेल्म हो गए। बेसिकली किसी ऐसी चीज से, कोई ऐसी चीज आपको एकदम से फेस करनी पड़ गई, किसी ऐसी चीज से आपको एकदम लोड कर दिया गया, आपका एकदम से सामना करा दिया गया। बहुत अच्छी भी हो सकती, बहुत बुरी भी हो सकती। जानबूझ के मैंने यहाँ बुरे वाला सेंटेंस लिखा है क्योंकि अक्सर बच्चों को लगता है कि ओवरवेल का मतलब हमेशा अच्छा ही होता, खुश होना ही होता, बहुत ज्यादा खुश होना भी हो सकता है। जरूरत से ज्यादा अच्छा या जरूरत से ज्यादा बुरी कोई भी चीज के लिए आप ओवरवेल्म का यूज कर सकते हो। दे वर ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, वो ओवरवेल्म थे, मतलब जरूरत से ज्यादा कोई चीज किसी के साथ हो जाना। किस चीज से ओवरवेल्म थे? उस दुख से। ग्रीफ माने दुख। जब उनका बच्चा जो है वो मर गया, छोटा बच्चा जब उनका मर गया तो वो दुख से ओवरवेल्म हो गए, मतलब दुख उनके ऊपर बहुत ज्यादा छा गया। रिप्लीट, रिप्लीट का भी मतलब क्या है? बेसिकली भरा होना किसी चीज से, फुल ऑफ समथिंग। अच्छा, इसको नेमोनिक्स वगैरह बना के रिप्लीट को ऐसे याद करा, जब बहुत ज्यादा खा लेते हो, मतलब प्लेट पूरी भर के खा ली तो फिर रीप्लेट में आ जाता है, वो सब उल्टी आ जाती है, ऐसे करके याद करा देते रिप्लीट को। रिप्लीट मतलब फुल ऑफ समथिंग। द हार्बर वाज रिप्लीट विद बोट्स, कहने का मतलब वो जो बोट खड़ी करने की जगह थी, वो जो हार्बर था वो फुल ऑफ बोट्स था। कहने का मतलब उसमें दुनिया जहान की बोट्स थी, फुल ऑफ बोट्स था वो। बेसेट, with the amount of traffic nowadays even the trip across the town is beset with danger। beset का भी बेसिकली मतलब होता है full of something, खास करके किसी नेगेटिव चीज के। तो इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया आज की डेट में, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है कि अगर मैं टाउन में, अपने शहर में भी कोई ट्रिप मारने के सोचूं ना, तो भी वो खतरों से भरी हुई है, तो भी वो डेंजर से बेसेट है। ठीक, नेक्स्ट पाइए। फिल्ड विद समथिंग, इसमें तो मुझे लगा नहीं बताने की जरूरत है कि भैया भरे होना किसी चीज से। द ग्लास इज फिल्ड विद वाइन, है ना। आई फिल्ड द बकेट विद वाटर, किसी चीज से भरा होना, इट इज फिल्ड विद दैट थिंग। इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड, व्हेन वी फर्स्ट मूव्ड इन द अपार्टमेंट वाज इन्फेस्टेड विद कॉकरोचेस। इन्फेस्ट का मतलब होता है जब खास करके कोई नेगेटिव चीज, ये जो इंसेक्ट टाइप के कीड़े मकोड़े, इस टाइप की बेसिकली कोई बीमारी या कोई नेगेटिव चीज से जब कोई चीज
भरी हुई होती है, बेसिकली उस पर हमला हो चुका होता है। जैसे होता है ना भी ये चीज में, जैसे बेड में, दिस बेड इज इन्फेस्टेड ऑफ, वो जो खटमल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आ रही बात समझ में, दिस रूम इज इन्फेस्टेड विद मॉस्किटोज, मतलब कोई ऐसी नेगेटिव चीज जिसने उस चीज को, उस जगह को भर रखा है बुरी तरह से। ब्रेड के ऊपर जैसे फंगस लग गई, दिस ब्रेड इज इन्फेस्टेड विद फंगस, ऐसे करके किसी चीज को भर देना, किसी चीज को नेगेटिव वे में खराब कर देना। When we first, जब हम पहली बार इस अपार्टमेंट में आए थे तो इसमें कॉकरोचेस भरे हुए थे। आप 10-15 दिन के लिए तो नहीं, खैर 1-1.5 महीने के लिए छोड़ दो घर को, कॉकरोच हो जाएंगे सारे के अंदर। Thronged, the streets were thronged with tourists on the New Year Eve। ये जो स्ट्रीट थी मनाली की, जैसे मान लो स्ट्रीट थी, थ्रॉन्ग मतलब किसी चीज को ठूस देना, बुरी तरह से भर जाना, एक जैसे मतलब बाढ़ आ जाना किसी चीज की। थ्रॉन्ग, ये जो स्ट्रीट थी मनाली की या कहीं की भी, ये थ्रॉन्ग थी टूरिस्ट से, मतलब भरी हुई थी टूरिस्ट से न्यू ईयर ईव पे। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है क्राउडेड, बहुत ज्यादा भीड़ होना, है ना। क्राउड से मतलब आपको समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं कि क्राउड का मतलब इंसानों की भीड़ हो। अगर मैं किसी चीज में क्राउडेड कर दूं किसी चीज को किसी चीज से, तो मैंने उस चीज के अंदर वो चीज बहुत भारी मात्रा के अंदर ठूस दी है। देखिए जरा, द रूम वॉज क्राउडेड विद स्मॉल पीसेज ऑफ फर्नीचर, कबर्ड्स एंड लिटिल टेबल्स। ये जो रूम था ये क्राउडेड था, मतलब भरा हुआ था छोटे छोटे पीस ऑफ फर्नीचर से, कबर्ड से और लिटिल टेबल से। कंजेस्टेड, बोलते हैं ना यार बड़ी कंजेस्टेड सी जगह होगी, बड़ी भीड़ भड़क्के से वाली जगह होगी, ट्रैफिक में बहुत ज्यादा जाम लग जाए तो यार कंजेस्टेड हो गया सारा ट्रैफिक, कंजेशन को रिमूव करने के लिए फ्लाईओवर बना दिया, ये वही चीज है। द सिटी स्ट्रीट्स वर कंजेस्टेड विद व्हीकल्स, वो जो शहर की जो सड़कें थी वो कंजेस्टेड थी व्हीकल से, मतलब व्हीकल्स उनमें ठुसे हुए थे, व्हीकल्स उनमें भरे हुए थे। एंडोर्ड, मिस्टर कलाम या डॉक्टर कलाम, सॉरी, डॉक्टर कलाम वाज एंडोर्ड विद ग्रेट विजन। कलाम साहब की जो, कलाम साहब के ऊपर एंडोर्ड थी, एंडोर्ड का बेसिकली मतलब होता है, या फील्ड से मतलब नहीं है, किसी के अंदर कोई इनबिल्ट क्वालिटी होना, इनेट वर्ड सुना होगा आपने, किसी के अंदर कोई चीज इनबिल्ट भगवान की दी होती, बेसिकली भगवान ने जब उसको उस चीज से भर के भेजा होता है, लोडेड, वैसे ही कि भगवान ने लोड करके भेजी इनके अंदर, तो विजडम, विजनरी थे, बहुत दूरदर्शी थे, आगे क्या है फ्यूचर को प्रोजेक्ट सामने रख के करते थे। डॉक्टर कलाम वाज एंडोर्ड विद ग्रेट विजडम, उनके ऊपर भगवान ने बेसिकली बहुत विजडम बख्शी थी, मतलब उनके अंदर विजडम थी, वो लोडेड थे विजडम से, ऐसे करके याद कर सकते हो। बर्डन, किसी के ऊपर कोई बर्डन डाल देना, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, जिससे सामने वाला परेशान हो, उससे वो ना कर पाए, जिसको टैकल ना कर पाए। आई डोंट वॉन्ट टू बर्डन यू विद प्रॉब्लम्स, मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे ऊपर मेरी प्रॉब्लम्स को बर्डन कर दूं, मतलब तेरे ऊपर मेरी प्रॉब्लम्स लाद दूं। अब उसने कहा कोई परेशानी है तो बता भाई क्या दिक्कत है, मेरे को बताना, मैं मदद करूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू बर्डन यू विद माई प्रॉब्लम्स, मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे बर्डन कर दूं, मतलब तेरे ऊपर लाद दूं अपनी प्रॉब्लम्स। लाद देना, भर देना, सारे सिमिलर, लगभग सिमिलर वर्ड्स हैं, सबके साथ विद प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट भाई, ऑक्यूपाइड, फिर से वही ऑक्यूपाई कर लिया, भर दिया किसी चीज को। हैड ही टेकन डिनर और हैड ही बीन टू ऑक्यूपाइड विद टेकिंग केयर ऑफ हर, क्या उसने डिनर कर लिया, कि वो ऑक्यूपाइड है, कि वो इतना ऑक्यूपाइड है उसको उसकी केयर करने में। मान लो आप 4-5 लोग रहते हो फ्लैट के अंदर, ठीक, अब उनमें से एक की गर्लफ्रेंड आ गई एक दिन फ्लैट के ऊपर, अब क्या है, उसी की खातिरदारी में लगा हुआ है, बेबी जूस पियोगी, हैं, बेबी एप्पल काट दूं, बेबी नाचोस खाओगी, नाचोस। अब दोस्त पूछ रहे हैं अब खाना वाना खा लिया उसने, कि भैया इतना ऑक्यूपाइड है उसकी केयर में, मतलब इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड है कि डिनर नहीं कर पाया, ये मतलब है किसी चीज से लदा होना, उसकी केयर करने की जिम्मेवारी से लदा होना। इस पे आ जाइए जरा। गिफ्टेड, इफ यू आर गिफ्टेड विद समथिंग, तो आपके अंदर वो टैलेंट होता है या आपके अंदर वो चीज होती है। जैसे बोलते हैं ना, ही इज गिफ्टेड विद अ वेरी वंडरफुल वॉइस, विद अ वेरी स्वीट वॉइस, उसको ये चीज भगवान से गिफ्ट में मिली है। ऐसे नोरा फतेही इज गिफ्टेड विद चार्मिंग स्माइल, नोरा फतेही गिफ्टेड है, मतलब उसके पास ये चीज है, उसके अंदर ये चीज है, क्या चीज है, चार्मिंग स्माइल है, उसकी जो स्माइल है बहुत ज्यादा चार्मिंग है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे थे, मुझे पता है कि यहां पे क्या लिखा होगा, है ना, गंदे आदमी पढ़ लिया करो। डिल्यूज्ड, आवर ऑफिस वाज डिल्यूज्ड विद एप्लीकेशन एज सून एज वी पोस्टेड अ जॉब वैकेंसी,
हमारा जो ऑफिस है, डिल्यूज का मतलब होता है बेसिकली बाढ़ आ जाना, डिल्यूज का मतलब फ्लड आना भी होता है वैसे। एक तो बाढ़ हो जाना, एक अपन बोलते हैं ना भैया एप्लीकेशंस की बाढ़ आ गई, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में कहीं पे कोई चीज भेज देना, खास करके जब वो उसको टैकल करने में समर्थ ना हो। हमारे ऑफिस में बाढ़ आ गई, हमारे ऑफिस को डिल्यूज कर दिया गया, मतलब फ्लडेड कर दिया गया, बाढ़ ला दी गई किस चीज की, एप्लीकेशंस की। जैसे हमने एक जॉब वैकेंसी डाली, मतलब आपने कहा भी ये रिक्वायर्ड है और एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपके पास आ गई। स्वैम्ड का भी मतलब होता है बेसिकली कुछ ऐसा ही। आफ्टर सिवियर स्टॉर्म्स इंश्योरेंस कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू बी स्वैम्ड विद क्लेम्स। इतने ज्यादा भयंकर स्टॉर्म के बाद ये एक्सपेक्टेड है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, इनको भर दिया जाएगा, इनको स्वैम कर दिया जाएगा। जैसे था ना फ्लडेड कर देना, बुरी तरह से इनको स्वैम कर दिया जाएगा। किससे? क्लेम से। अब ऑब्वियस बात है, तूफान आया तो उसके अंदर डैमेज भी हुआ होगा, और डैमेज हुआ होगा व्हीकल्स का, घरों का, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास वो क्लेम लेके जाएंगे। तो इफ द इंश्योरेंस कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू बी स्वैम्ड विद, मतलब उनके ऊपर बाढ़ ला दी जाएगी क्लेम्स की। नेक्स्ट पे आ जाइए, बहुत भारी मात्रा में क्लेम्स भेज दिए जाएंगे। अगला अपना वर्ड है जी इनंडेटेड। इनंडेटेड इसका क्या मतलब है? फैंस इनंडेटेड द रेडियो स्टेशन विद कॉल्स, मतलब फिर से वही बाढ़ ला देना, भर देना, बहुत बड़ी क्वांटिटी में कहीं कुछ भेज देना। तो फैंस ने रेडियो को इनंडेट कर दिया, मतलब बहुत भारी मात्रा में क्या भेज दिया? कॉल्स कर दी वहां पे। फैंस ने मान लो आपका कोई फेमस स्टार है ना, सलमान खान आ रहे हैं आज आप रेडियो पे, तो उनसे बात करने के लिए इतनी कॉल्स आ रही हैं। फैंस ने इनंडेट कर दिया रेडियो स्टेशन को कॉल से, मतलब बाढ़ ला दी वहां पे कॉल्स की, बहुत ज्यादा उसको भर दिया, एक भारी क्वांटिटी में कहीं कुछ भेज देना। इस पर ये जरा ब्रिम्ड, अब बोलते हैं ना अपन, ये ग्लास ब्रिम तक भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है, पूरा फुल तक भरा हुआ है। फुल हो जाना, किसी चीज से कंप्लीट हो जाना, किसी से लोडेड हो जाना, कंप्लीटली फिल्ड हो जाना। इस पर ये जरा, हर आईज ब्रिम्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर गई जब उसने सुना, जब उसे पता चला कि वो जिंदा है। मान लो ये कोई औरत है, इसके पास ऐसी खबर आई कि भैया शायद इसके पति जो थे, जो सेना में थे, शायद वो शहीद हो गए, है ना। अब बाद में अचानक से पता, मेरी डेड बॉडी तो मिल नहीं रही, तो बाद में इसको सुनने में आया कि भाई वो तो ऐसे कहीं छुप के बच के निकल गया था और वो जिंदा है। तो जैसे ही इसने वो न्यूज सुनी, इसकी आंखें आंसुओं से भर गई, उसकी आंखें ब्रिम तक भर गई, कहने का मतलब पूरा ऊपर तक भर गई, यानी लबालब भर गई। किस चीज से? आंसुओं से। लोडेड हो जाना, ऑक्यूपाइड हो जाना, लद जाना, भर जाना। टीमिंग, ये वो TAM वाला नहीं है, ये TEEM वाला है। इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज से फुल होना। द मॉल वॉज टीमिंग विद शॉपर्स येस्टरडे, वो जो मॉल था वो भरा हुआ था शॉपर से, यानी खरीदारों से येस्टरडे। ठीक है जी। इस टीमिंग का मतलब है बेसिकली, ऐसा सोच लो कि बहुत बड़ी टीम बना के आप कहीं चले गए तो वो जगह लद गई आपसे, ऐसे करके याद कर सकते हो। अब ये जितने मीनिंग देख रहे हो, इनका मतलब देखो, इक्विवेलेंट, इक्वल, अकिन, लाइकनेस, बराबर होना, सिमिलर टू समथिंग, ये जितने वर्ड्स हैं देखो, आगे सिमिलर, होमोलॉगस, एनालॉगस, इन सबके साथ टू प्रीपोजिशन आ रही है। तो इनको अगर मैं कैटेगराइज कर दूंगा, इनको सेट्स में बांट दूंगा, तो आपके लिए इसको याद करना आसान हो जाएगा। बस वही एक कोशिश है। अगर आपको बढ़िया लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, आ जाओ शुरुआत कर लेते हैं। प्रीपोजिशन है जी अपनी टू। इक्विवेलेंट टू, अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के इक्विवेलेंट होती है तो उस चीज के बराबर होती है। सेंटेंस देखिए जरा, 1 माइल इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 1.6 किलोमीटर्स। 1 माइल जो होता है वो लगभग 1.6 किलोमीटर के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। इक्वल तो आपको पता ही है, बराबर। शी रिसीव्ड अ बोनस ऑफ ₹12,000, उसको 12,000 रुपए का एक बोनस मिला, जो कि इक्वल है 40% ऑफ हर सैलरी के। उसको 12,000 रुपए का एक बोनस मिला है जो उसकी 40% सैलरी के इक्विवेलेंट है। अब मैथ कैलकुलेट कर लेना कि सैलरी कितनी है इसकी, है ना। अकिन, इसका भी मतलब होता है सिमिलर। इफ समथिंग इज अकिन टू समथिंग, दैट मींस वो इस चीज के सिमिलर है। सेंटेंस देखिए, फॉर श्रुति द डेथ ऑफ हर बिलवड डॉग वाज अकिन टू द डेथ ऑफ अ डियर रिलेटिव। श्रुति के लिए उसका जो बिलेवड, उसका जो प्यारा कुत्ता था, उसकी जो मौत थी वो बराबर थी अपने किसी डियर रिलेटिव की मौत के। मान लो कोई लड़की है श्रुति, पालतू कुत्ता है उसका, है ना। अब उस कुत्ते की डेथ हो गई, क्योंकि कुत्ते का लाइफ स्पैन ज्यादा थोड़ी होता है, 7-8 साल, ज्यादा या 10 साल। तो अब उसकी डेथ हो गई, वो बड़ी उदास है, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, भैया रोती रहती, उदास है। किसी ने कहा रे कुत्ता ही तो था, तो वो कह रही है भैया मेरे लिए ना, मेरे लिए वो किसी रिलेटिव के डेथ के बराबर था।
उसकी जो डेथ है वो मेरे लिए किसी रिलेटिव की डेथ के बराबर है, ये इसका मीनिंग है। लाइकनेस, लाइकनेस एक तो होता है लाइक का मतलब पसंद करना, एक लाइकनेस नाउन का मतलब होता है किसी के जैसा होना, किसी के सिमिलर होना, किसी को रिजेंबल करना, किसी के जैसा दिखाई पड़ना, यहां पे वो वाला मतलब है। देखिए जरा, रजनी बियर्स अ स्ट्रॉन्ग लाइकनेस टू हर फादर, रजनी बियर करती है मतलब रजनी में है एक स्ट्रॉन्ग लाइकनेस मतलब रिजेंबलनेस। तो बेसिकली रजनी रिजेंबल करती है अपने फादर को, जैसे होता ना इसकी शक्ल इस पे गई है, इसकी शक्ल इस पे गई है, वो वाली चीज है। रिजेंबल टू जैसे होता ना, सॉरी रिजेंबल विद होता है, लेकिन यहां पे मीनिंग कुछ और है, मतलब मीनिंग वही है लेकिन प्रीपोजिशन अलग है। लाइकनेस के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगी जी, टू आएगी। देखिए जरा, इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू, अकिन टू, लाइकनेस टू, सबका मतलब होता है किसी के जैसा होना, किसी के सिमिलर होना, तो इसके अंदर क्या प्रीपोजिशन आ रही है, टू। ऐसे और वर्ड्स हैं उनको देखिए जरा। अब सिमिलर ये तो पता ही है, किसी के बराबर होना। सेंटेंस देखिए जरा, आई बॉट सम न्यू शूज विच आर वेरी सिमिलर टू अ पेयर आई हैड बिफोर। भैया मैंने कुछ जूते खरीदे हैं, वो बिल्कुल सिमिलर हैं, सिमिलर टू हैं किसके, वो जो एक जोड़ा मेरे पास पहले था बिल्कुल उसके। ठीक है, ऐसा मुझे भी एक बार करना पड़ गया था। ट्रेन में मेरे जूते उठ गए, ट्रेन में सोया बहुत करता था मैं, ट्रेन व्रेन में ऐसे चलते ही नींद आ जाया करती, तो ट्रेन में भैया जूते उठ गए। घर आए, घर पे बताया भी, ऐसे ऐसे बात हो गई। घर वालों ने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, नए जूते दिला दिए। अगली बार फिर घर आया, फिर ट्रेन में सो गया और भैया फिर उठ गए। अब इतनी हिम्मत तो है नहीं कि दोबारा कह दें दोबारा नए जूते चोरी हो गए, फिर तो पता ही है तुम्हें क्या होता। अब हुआ क्या, फिर मैंने झूठ बोल दिया घर पे, और वो जो चोर था भैया, सच बता रहा हूं, क्या बताऊं मैं उसके बारे में। मैं सोया हूं ऊपर वाली जो जनरल बोगी में ऊपर वाला नहीं होता उसके ऊपर सोया हुआ हूं, वहां पे ऊपर आके बैठ गया। ठीक है, मैंने जूते ऊपर ही अपने पास खिसका के रख रखे थे। इस बार भाई ने क्या करा, अपने पुराने टूटे जूते छोड़ गया है और मेरे जूते नए वाले ले गया। मेरे जूते थे जी 10 नंबर, अपने जूते छोड़ गया जी 8 नंबर टूटे हुए। वो जूते पहन के मैं कैसे घर गया हूं और मैंने क्या क्या झूठ बोले। मेरे दोस्त, कॉलेज के दोस्त की शादी थी, नए जूते थे, बढ़िया लगे, वो ले गया। ये अपने वाले 2 दिन के लिए मैं पहन के आ गया हूं, मेरे जूते हैं, सही हैं, जिंदा हैं, सलामत हैं। फिर भैया जैसे तैसे जो आप पॉकेट मनी जोड़ जाड़ के रखते हो, दुकान पे गए। किस दिन, जिस दिन वापसी ट्रेन से वापस कॉलेज जाना था, उस दिन रिक्शा पकड़ के आधा घंटा पहले निकले, उस दुकान पे गए, सेम जूते लिए दोबारा, ऐसे ताकि घर वालों को पता ना चले कि वो उठवा चुका हूं मैं। तो मैंने नए जूते खरीद लिए जो कि बिल्कुल सिमिलर थे ऐसे पेयर के जो मैंने पहले खरीद रखा था, होमोलोगस। इसका भी मतलब होता है सिमिलर होना। बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस इन, बिकॉज ऑफ द एडवांसेस मतलब तरक्की, जो प्रोग्रेस हुई है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, मोहन के जो आर्टिफिशियल लेग है वो ऑलमोस्ट होमोलोगस है, मतलब लगभग सिमिलर है दिखने में उसकी नेचुरल लिम्ब के। नेचुरल लिम्ब मतलब लिम्ब्स होते हैं अपने हाथ पैर ये। तो मान लो एक टांग उसकी नकली है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इतनी बढ़िया आजकल मेडिकल जो एडवांसमेंट आ चुकी है, मेडिकल साइंस इतनी प्रोग्रेस कर चुका है कि उसको नकली जो टांग है वो भी लगभग दिखने में वैसी लगती है जैसी उसकी नेचुरल पैर है। एनालॉगस, सिंस माई टीचर इज एनालॉगस टू माई मदर आई हैव एक्सीडेंटली कॉल्ड हर मोम। क्योंकि जो मेरी टीचर है वो एनालॉगस है, मतलब सिमिलर है, दिखने में सिमिलर हो सकती है, बिहेवियर में सिमिलर हो सकती है, गलती से मेरे मुंह से उनको मॉम निकल गया। ठीक, एनालॉगस का भी मतलब होता है सिमिलर होना। इफ समथिंग इज एनालॉगस टू समथिंग दैट मींस वो उस चीज से रिलेटेड है, संबंधित है, सिमिलर है। इसमें आइए जरा, टेंटामाउंट। आपने एनालॉजी वाले वो देखे होंगे ना, रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, ये इसके इसमें ये रिलेशन है, वही एनालॉजी करके दिखाओ, इसका रिलेशन ये वाला किसके साथ होगा, ऐसे पढ़े होंगे ना आपने, सिमिलर टू भी, ये वाला जो इनमें रिलेशन है वही सिमिलैरिटी इसमें बनाओ। टेंटामाउंट टू, इसका भी मतलब होता है बेसिकली क्या, सिमिलर होना। हर रिफ्यूजल टू आंसर वाज अ टेंटामाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। उसने जवाब देने से जो मना किया ना, उसका जवाब देने से जो मना करना था वो सिमिलर था, वो टेंटामाउंट था, मतलब उसका अर्थ यही हुआ कि वो अपनी गलती मान रही। मान लो आप किसी से पूछ रहे हो कि भैया जवाब दे, उसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, तो आप इसका मतलब ये निकालोगे जरूर दाल में कुछ काला है। उसका जो जवाब देने से रिफ्यूज करना था वो टेंटामाउंट था उसके गिल्ट का, मतलब उसके एडमिशन ऑफ गिल्ट का, मतलब उसने मानने के बराबर ही समझा गया उसको। इस पे आइए जरा, अक्सर अपन खामोशी को हाँ समझ लेते हैं, वही वाली बात। आइडेंटिकल, अगर कोई चीज आइडेंटिकल होती है तो इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर होती है। These tests are identical to those carried out last year। ये जो टेस्ट है ना,
ये आइडेंटिकल है यानी सिमिलर है उन टेस्ट के जो पिछले साल किए गए थे। क्लोज जैसे होता है ना, एक तो क्लोज बंद करना होता है, एक क्लोज टू समथिंग, सिमिलर टू समथिंग, वो वाले मीनिंग के अंदर यूज हो रखा है। योर परफॉर्मेंस इज प्रीटी क्लोज टू द नेशनल रिकॉर्ड, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है ना वो बड़ी क्लोज है, मतलब लगभग सिमिलर है नेशनल रिकॉर्ड के। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या है अपने, जिनका मीनिंग है सिमिलर, कुछ इससे ही रिलेटेड है, उनको भी देख लो जरा। इनका मतलब है, इनको दो मीनिंग में यूज करते हैं, इनको सिमिलर वाले मीनिंग में भी यूज करते हैं और संबंधित वाले मीनिंग में भी यूज करते हैं। ये तीनों मैंने इसलिए एक साथ लिखे हैं। इन तीनों को आप डिक्शनरी में टाइप करोगे तो इनका जो सिनोनिम है वो सिमिलर भी आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू समथिंग, रिलेटेड टू समथिंग या सिमिलर टू समथिंग। ऐसे अलाइड के साथ रिलेटेड टू या सिमिलर टू, ऐसे करके आएगा जी। इन तीनों को अपन सिमिलर वाले मीनिंग में भी यूज करते हैं, संबंधित वाले मीनिंग में भी यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये तीनों अलग कर दिए। देखिए जरा, कॉरस्पॉन्डिंग टू समथिंग, इस चीज से संबंधित होना है, उस चीज के बराबर होना। what we required you to do is corresponding to the contract, जो हम तुमसे रिक्वायर कर रहे हैं ना, कि तुमसे कह रहे हैं कि तुम ये करना है, वो कॉरस्पॉन्डिंग है कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब वो रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट के। या कह सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी है ना भैया, वही तुम्हें करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ अलग करने के लिए नहीं कहा जा रहा, यानी वो सिमिलर है कॉन्ट्रैक्ट के। ये इस मीनिंग में यूज हो रहा है यहाँ पे। अलाइड के साथ विद भी आता है, टू भी आता है, इसका भी मतलब होता है सिमिलर होना या रिलेटेड होना। देखिए जरा, it takes a lot of enthusiasm allied with or to a love of children to make a good teacher, बहुत enthusiasm लगता है जो कि बराबर होता है, सिमिलर होता है बच्चों को प्यार करने के, एक अच्छा टीचर बनने के लिए। अच्छा टीचर बनने के लिए बड़ा enthusiasm लगता है, और लव ऑफ चिल्ड्रन की जैसी रिलेटेड सिमिलर चीज वो फीलिंग लगती है अगर अच्छा टीचर बनना हो तो। रिलेटेड संबंधित होना, because diabetes is a disease related to obesity, losing weight can help you avoid insulin issues, क्योंकि ये जो डायबिटीज है ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ओबेसिटी से, मोटापे से संबंधित है, तो वेट लूज करना तुम्हारी मदद कर सकता है इंसुलिन इश्यूज को टैकल करने में, यानी डायबिटीज वाले इश्यूज को टैकल करने में। आगे आइए, अब भैया ये वाले, इनमें भी टू प्रीपोजिशन आती है। अब इनका देख ही रहोगे तुम, आपके लिए हार्मफुल होना, आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले होना, हार्मफुल, इंजूरियस, परनीशियस, बेनफुल, ये सारे के सारे, और आगे देख लो डेट्रीमेंटल, थ्रेट, ये सारे के सारे उसी कैटेगरी के हैं। इनिमिकल, हजार्डस, फिर बता रहा हूं क्या किया भैया, मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। देखिए जरा, हार्मफुल, दीज केमिकल्स आर नोन टू बी हार्मफुल टू पीपल विद अस्थमा, ये जो केमिकल्स हैं जाना गया है, सब पाया गया है, दीज केमिकल्स आर नोन टू, पता है कि ये वाले जो केमिकल्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें क्या है, अस्थमा है। इंजूरियस होना, ये तो देख ही रहोगे ना यार, जो हार्म करे, हार्मफुल, जो आपको इंजरी दे दे, कुछ नुकसान कर दे, इंजूरियस, ये वर्ड्स के मीनिंग तो आपको आते ही होंगे। टू मच अल्कोहल इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, बहुत ज्यादा अल्कोहल जो होती है वो इंजूरियस होती है आपकी हेल्थ के लिए। परनीशियस, पॉल्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई रीच टू अ लेवल परनीशियस टू द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, ये जो वाटर पॉल्यूशन है ना, पानी का जो पॉल्यूशन है वो इस लेवल तक बढ़ चुका है कि जो कि परनीशियस है, यानी हार्मफुल है पॉपुलेशन की हेल्थ के लिए, यानी लोगों की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इस लेवल तक वाटर का जो पॉल्यूशन है वो बढ़ चुका है। बेनफुल, बेनफुल का भी मतलब होता है हार्मफुल, एक कर्स, बेसिकली एक अभिशाप, उसके लिए यूज होता है बेन। if not cooked properly this vegetable can be baneful to humans, अगर ढंग से पकाई ना जाए ना तो ये जो सब्जी है, जैसे कुछ सब्जियां होती है ना जो बेसिकली एक लिमिट तक आपको कुक करनी पड़ती हैं वरना वो पॉइजनस रिएक्शन क्रिएट कर देती हैं, अगर इसको ढंग से पकाया ना जाए तो ये जो सब्जी है ना ये बेनफुल हो सकती है ह्यूमंस के लिए, मतलब नुकसानदेह हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। नेक्स्ट बात है डेट्रीमेंटल, इसका क्या मतलब है, These decisions could be detrimental to the future of the company, नुकसान पहुंचाने वाले। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या है, नुकसान पहुंचाने वाले। ये जो फैसले हैं ना भैया ये डेट्रीमेंटल हो सकते हैं इस कंपनी के फ्यूचर के लिए, इस पार्टी के फ्यूचर के लिए। मान लो कोई फैसला ले लिया गया भैया, हेड चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, तो ये जो चेंज है ना ये डेट्रीमेंटल हो सकता है, मतलब नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। डेट्रीमेंटल टू समथिंग मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, डैमेज करने वाला, हार्मफुल। थ्रेट, अगर कोई चीज किसी चीज के लिए थ्रेट होती है तो वो उसको नुकसान पहुंचाने वाली होती है। ड्रंकन ड्राइवर्स पोज अ सीरियस थ्रेट टू अदर रोड यूजर्स, ये जो पिए हुए ड्राइवर्स होते हैं ये पोज करते हैं, मतलब बेसिकली
एक खतरा प्रोड्यूस करते हैं, बहुत खतरा प्रोड्यूस करते हैं किन के लिए? जो अदर रोड यूजर्स होते हैं। एक्सीडेंट सिर्फ हमारी गलती से नहीं होता, सामने वाले के हाथ में हमारी जान होती है। गाड़ी चला रहे हो आप, अपना नॉर्मल 60 पे चला रहे हो, एकदम होश में बढ़िया, सामने वाला आके ठोक दे, क्या कर लोगे? तो वही वाली बात है, ये जो पिए हुए ड्राइवर्स होते हैं ये सीरियस थ्रेट पोज करते हैं, मतलब सीरियस थ्रेट क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं अदर रोड यूजर्स के लिए। मीनस दैट बॉय इज अ मीनस। मीनस का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो आपके लिए परेशानी का सबब बने, जो आपको बार बार किसी खतरे में डाले, कोई दिक्कत में डाले। अ पर्सन और अ थिंग दैट पुट्स यू इन डेंजर, जो आपको खतरे में डाले, डिफिकल्ट पोजीशंस में डाले। ये बॉय जो है ना, ये मीनस है खुद के लिए, मतलब खुद के लिए तो मीनस है ही है और अपने दोस्तों के लिए भी है। रोज कुछ ना कुछ उत्पात सूझता है, खुद तो पड़ेगा ही पड़ेगा पंगे में, अपने दोस्तों को भी लेके आ जाएगा, आ जाओ तुम भी चलो, तो उनके लिए भी एक मीनस है। आइए जरा इनिमिकल, एनिमी से याद रख सकते हैं, जैसे हमारे जो एनिमी होते हैं ना, वो हमारे लिए खतरा प्रोड्यूस करते हैं, हमारे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, तो उसी से याद कर लो इनिमिकल। एक्सेसिव मैनेजरियल कंट्रोल इज इनिमिकल टू क्रिएटिविटी। हद से ज्यादा मैनेजरियल कंट्रोल जो होता है ना, आप किसी कंपनी में काम करते हो, मैनेजमेंट का हद से ज्यादा कंट्रोल हो जाता है ना, ये करो ये मत करो, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे करना पड़ेगा, तो वो इनिमिकल होता है, वो नुकसानदेह होता है क्रिएटिविटी के लिए। अगर बहुत ज्यादा मैनेजमेंट किसी के ऊपर थोपेगी कि तुम्हें ऐसे करना है, तो क्रिएटिविटी कैसे बाहर आएगी? आप लीनियंट छोड़ोगे तभी तो बंदा उस काम को अपने हिसाब से करेगा। हजार्डस, ये तो आपको पता ही है, हजार्ड हो आपके लिए, एक खतरा हो, कोई नेगेटिव हो। सर्टेन पेस्टिसाइड शुड बी बैंड सिंस दे आर हजार्डस टू द एनवायरमेंट। कुछ पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया जाना चाहिए, जो कीटनाशक हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जिन्हें बैन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये हजार्डस है, नुकसानदेह है एनवायरमेंट के लिए। ठीक है जी। जो कैटेगरी है वो है लाभदायक वाली, बेनिफिशियल वाली। पहला वर्ड है जी अपना बेनिफिशियल, लाभदायक मुझे लगता है बताने की जरूरत है, बैन प्लस फैक्टो से बनाते हैं इसको, है ना। बैन मतलब अच्छा, फैक्टो मतलब किसी के लिए टू डू समथिंग, बेनिफिशियल कोई अच्छा काम करना है किसी के लिए बेनिफिशियल होना, वहां से इसको पढ़ते हैं अपन। तो अगर कोई चीज बेनिफिशियल है किसी के लिए तो वो उसके लिए लाभदायक है, उसके लिए अच्छी है। अ चेंज ऑफ प्लेस विल बी बेनिफिशियल टू हिज हेल्थ। अ चेंज ऑफ प्लेस विल बी बेनिफिशियल टू हेल्थ इज हेल्थ। अगर जगह का चेंज कर दिया जाए, अगर जगह में चेंज ला दिया जाए तो उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। मान लो कोई बंदा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है ना, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो डॉक्टर सलाह देता है ना कि इसका थोड़ा सा मन चेंज करो, इसको कहीं घुमाने उमाने ले जाओ। हो सकता है कि अगर जगह का जो चेंज है ना वो उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अगला फेवरेबल, अगर कोई चीज फेवरेबल है, अगर जैसे कि ना तू मेरे फेवर में आ जा, मेरी सपोर्ट में आ जा, अगर कोई चीज आपके लिए फेवरेबल हो जाती है तो बेसिकली वो आपकी सपोर्ट करती है, आपके लिए पॉजिटिव होती है, आपके लिए लाभदायक होती है। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वर फेवरेबल टू बोथ द पार्टीज। वो जो टर्म थे उस एग्रीमेंट के जो शर्तें थी वो दोनों ही पार्टी के लिए फेवरेबल थी, मतलब दोनों ही पार्टी के लिए लाभदायक थी। अब मान लो दो डूबती हुई कंपनी है, अगर वो दोनों साथ में आ जाएं तो हो सकता है कि बच जाएं, तो उस एग्रीमेंट की जो टर्म्स थी वो दोनों ही पार्टीज के लिए लाभदायक थी, दोनों ही पार्टीज के लिए फेवरेबल थी। फेवरेबल के साथ भी क्या प्रीपोजिशन आती है? फेवरेबल टू समथिंग या टू समबडी। ऐसी बेनिफिशियल के साथ भी क्या प्रीपोजिशन आती है? बेनिफिशियल टू समबडी। अच्छा, असेंशियल के साथ वाटर इज एसेंशियल फॉर भी आता है, टू भी आता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स या टू ऑल द लिविंग बींग्स। एसेंशियल के साथ टू का भी यूज करते हैं अपन, फॉर का भी यूज करते हैं। कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल यानी लाभदायक। कॉन्ड्यूसिव जो वर्ड है इसका भी मतलब होता है हेल्पफुल यानी लाभदायक। फेवरेबल आप कह सकते हो, इन सबका ही मतलब है फेवरेबल। अच्छा, ब्लैक सॉइल इज कॉन्ड्यूसिव टू ग्रोइंग कॉटन। ये जो ब्लैक सॉइल होती है ना ये कॉन्ड्यूसिव होती है कॉटन उगाने के लिए, मतलब लाभदायक होती है कॉटन उगाने के लिए। ठीक, तो इन सबका मतलब क्या था? लाभदायक। और इनके साथ क्या प्रीपोजिशन आती है जी? टू प्रीपोजिशन आती है। नेक्स्ट पे प्रॉफिटेबल टू, एडवांटेजियस टू। अगर कोई चीज प्रॉफिटेबल है किसी के लिए तो लाभदायक है, अगर एडवांटेजियस है तो उसको एडवांटेज दे रही है, उसको लाभ दे रही है, इसका भी मतलब लाभदायक है। सबके दोनों तीनों का क्या मतलब हो गया? लाभदायक होना। द डील वॉज प्रॉफिटेबल टू ऑल ऑफ अस। वो जो डील हुई ना भैया वो हम सबके लिए प्रॉफिटेबल थी, हम सबके लिए लाभदायक थी। एडवांटेजियस, द लोअर टैक्स रेट इज पर्टिकुलरली एडवांटेजियस टू द मिडिल क्लास फैमिलीज। ये जो कम हुई टैक्स रेट है ना, ये जो लोअर टैक्स रेट है ये पर्टिकुलरली एडवांटेज है, खास तौर से एडवांटेजियस है किनके लिए? मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। ठीक, अगर टैक्स रेट को, क्योंकि दो टाइप के हैं, एक तो इतने बड़े मगरमच्छ हैं कि भैया
उनके ऊपर टैक्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्होंने 50 तरह की अनऑथराइज कंपनियां, इलीगल कंपनियां, या जो कंपनियां है ही नहीं ऐसी कंपनियां दिखा दिखा के, घाटे दिखा दिखा के कर लेते हैं वो अपना सेटलमेंट। और एक हो सकते हैं जो रिटर्न भरते ही नहीं, है ना। पिसता मेनली कौन? मिडिल क्लास आदमी। तो अगर टैक्स को कम कर दिया जाए, टैक्स स्लैब को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए कि 6-7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, तो वो क्या होगा? वो एडवांटेजियस हो जाएगा किसके लिए? मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। नेक्स्ट पर जाइए। असेंट टू, कंसेंट टू, असीड टू, सहमत होना। इन सब का मतलब क्या है? सहमत होना। इन सब के साथ भी क्या प्रीपोजिशन आती है? टू प्रीपोजिशन आती है। जैसे वंस डायरेक्टर्स गिव देयर असेंट टू द प्रपोजल वी कैन बिगिन। एक बार डायरेक्टर जो है, एक बार जो डायरेक्टर अगर असेंट दे दें, अपनी सहमति दे दें, असेंट का मतलब है बेसिकली सहमति। एक बार डायरेक्टर्स अगर अपनी सहमति दे दें इस प्रपोजल के लिए, हम शुरू कर लेंगे, हम शुरू कर सकते हैं। मान लो किसी जूनियर ने पूछा सर ये प्रोजेक्ट कब शुरू करेंगे? एक बार भैया डायरेक्टर सहमति दे दें, अपन शुरू कर लेंगे इसको। नेक्स्ट भाई, कंसेंट का भी मतलब होता है अपनी सहमति देना, अपनी बेसिकली अलाउ कर देना किसी को। माई आंट नेवर गॉट मैरिड, मेरी आंट की कभी शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने कंसेंट नहीं दी उनकी मैरिज को। लव मैरिज लिख सकते थे। मान लो वो किसी से शादी करना चाहती थी, उनसे उन्होंने शादी करने दी थी, इसलिए फिर वो आंट भी जिद्दी पे आ गई, भैया नहीं करेंगी शादी। तो मेरी आंट की कभी शादी नहीं हुई, शी नेवर गॉट मैरिड। उन्होंने कभी भी शादी नहीं हुई, उन्होंने मतलब बेसिकली उनकी कभी शादी नहीं हुई क्योंकि उनके पिताजी ने कंसेंट नहीं दी, उनके पिताजी ने सहमति नहीं दी उनकी शादी के लिए। अगला जी अपना असीड। असीड का भी बेसिकली मतलब है क्या? सहमत होना। द गवर्नमेंट असीडेड टू द डिमांड्स ऑफ द फार्मर। सरकार जो है उसने असीड कर लिया, मतलब सहमत हो गई, वो मान लिया सरकार ने फार्मर्स की डिमांड्स को, किसानों की डिमांड्स को। नेक्स्ट पर एमेनेबल, इसको कैसे याद कराते हैं? अमेंडेबल, है ना। अगर कोई पर्सन एमेनेबल होता है तो बेसिकली उसको अगर आप सलाह दोगे तो वो आपकी बात को सुनता है, मानता है, चेंज लाने के लिए भी तैयार रहता है। एमेनेबल, जिसको अमेंड किया जा सके, जिसको आप अगर कोई सलाह दोगे तो वो मानेगा, ऐसे करके इस वर्ड को याद कराया जाता है जनरली नेमोनिक्स वगैरह पढ़ा के। एमेनेबल, शी माइट बी मोर एमेनेबल टू द आइडिया, वो शायद ज्यादा एमेनेबल होती आइडिया को, मतलब ज्यादा उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती, वो उसको असीड करने के लिए तैयार होती, वो उस पर अपनी कंसेंट देने के लिए तैयार होती अगर तुमने एक्सप्लेन किया होता कि उससे कितना पैसा बचेगा। शी माइट बी, वैसे तो ये कंडीशनल का सवाल है, होती पास्ट नहीं है, इसके अंदर प्रेजेंट ही होता है, वैसे प्रेजेंट की इमेजिनेशन ही है बेसिकली। वो और ज्यादा एमेनेबल हो उस आइडिया को लेके अगर तुम एक्सप्लेन करो कि कितना पैसा इससे बचेगा। अब आपने को प्रपोजल दिया, बंदा कहे नहीं, आप कह रहे हो कि भैया अरे इससे तुम्हारा इतना पैसा बच जाएगा, फिर आदमी हाँ, अरे बताना क्या बता रहा है, तो वो और ज्यादा अग्री होने के चांसेस उसके होते, एमेनेबल होने के चांसेस उसके होते, मानने के चांसेस उसके होते, अगर बेसिकली तू उसको एक्सप्लेन करे कि कितना पैसा इससे बचेगा। अकॉर्ड का भी बेसिकली मतलब क्या होता है? या तो सहमति या कोई अग्रीमेंट। बेसिकली अकॉर्ड का एक तो मतलब होता है सहमति होना, है ना, उन्होंने अपनी अकॉर्ड दे दी इस चीज के लिए, एक तो वो वाला मीनिंग है, दे गेव देयर अकॉर्ड टू दैट थिंग, वो वाला मीनिंग है। अच्छा, उसमें भी टू आता है। और दूसरा एक अकॉर्ड का मतलब होता है किसी को कोई पर्टिकुलर दर्जा दे देना। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी को कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस दे देना, किसी को कोई पर्टिकुलर दर्जा दे देना। देखिए जरा, आवर सोसाइटी अकॉर्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फैमिली। हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, बड़ी इंपॉर्टेंस देता है फैमिली को, कि फैमिली यूनाइट रहनी चाहिए, फैमिली वाली फीलिंग होनी चाहिए। इन चीजों को हमारे समाज में बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। अग्री, सहमत होना। अब अग्री के साथ विद भी आता है, किसी व्यक्ति से सहमत होना। अग्री ऑन समथिंग, किसी मुद्दे पर सहमत होना। अग्री टू समथिंग, किसी चीज को एक्सेप्ट करने में सहमत होना। ये उस टाइप का है बेसिकली, जो मैं आपको कह रहा था ना, प्रीपोजिशन के एक और सवाल आते हैं। अग्री के साथ विद भी आता है, अग्री के साथ टू भी आता है, अग्री के साथ ऑन भी आता है, कौन सा लगाया जाए? अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हो, आई अग्री विद यू, कोई मुद्दा है उस पर कह रहे हो हाँ मैं तेरे से सहमत हूं, आई अग्री विद यू, आई डिसएग्री विद यू, ऐसे करके। और अगर किसी मैटर पे, हाँ आई अग्री विद यू ऑन दिस टॉपिक, इस मुद्दे पे मैं तेरे से अग्री करता हूं। और एक है जी अग्री टू, अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए अग्री या डिसएग्री हो तो तब आता है टू। मान लो किसी ने मुझे कोई ऑफर दिया, प्रपोजल दिया कि आप एक काम करो, आप ये अनअकैडमी छोड़ के जी हमारे पास पढ़ा लो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे प्रपोजल के लिए अग्री हूं, आई अग्री टू योर प्रपोजल, या आई डोंट अग्री टू योर प्रपोजल, आई डिसएग्री टू योर प्रपोजल। किसी चीज को एक्सेप्ट करने में अग्री डिसएग्री होने के लिए आप प्रीपोजिशन किसका यूज करते हो? टू का यूज करते हो। डू यू थिंक ही विल अग्री टू देयर प्रपोजल? तुम्हें क्या लगता है
वो उनके प्रपोजल के लिए अग्री होगा, मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए अग्री होगा क्या? नेक्स्ट भाई, अब ये वाली जो कैटेगरी अगर आप देख पा रहे हो तो किसी के लिए लॉयल होना, किसी के लिए आज्ञाकारी होना, ये वो वाली कैटेगरी है। देखिए जरा, अगर ये आपने खूब सुना होगा, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, कहने का मतलब तुम्हें अपनी जबान का पक्का होना चाहिए, तुम्हें अपने शब्दों पर बने रहना चाहिए। तो शी वॉर्ड, बेसिकली उसने शपथ ली है, शी वॉर्ड टू रिमेन ट्रू टू द प्रेसिडेंट वट एवर हैपन्स, उसने शपथ ली है कि वो ट्रू रहेगी, सच्ची रहेगी, लॉयल रहेगी, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, चाहे कुछ भी हो। मतलब कोई वाइस प्रेसिडेंट है या कोई उसकी पार्टी की कोई और मेंबर है, उसने शपथ ली है कि वो प्रेसिडेंट का साथ देगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए लॉयल रहेगी। ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना, यह तो खूब आपने सुना होगा, एप्लीकेशन लिखते थे ना ओबीडियंटली, वही वाला। सिटीजन्स ड्यूरिंग एंशियंट हिस्ट्री वर रिक्वायर्ड टू बी ओबीडियंट टू द किंग, वो जो सिटीजन्स होते थे, आम नागरिक होते थे एंशियंट हिस्ट्री में, उनको ओबीडियंट होना पड़ता था किंग के प्रति, वरना मार दिए जाते थे, टांग दिए जाते। जैसे ही कोई राजा से बगावत करता था, मरवा दिया जाता था उसको। तो उनको ओबीडियंट होना पड़ता था, रिक्वायर्ड टू बी ओबीडियंट, होना पड़ता था। कमिटेड, अगर आप किसी चीज को लेके कमिटेड होते हो, किसी काम को लेके कमिटेड होते हो, तो आप उसके लिए पूरे लॉयल होते हो, भैया ये काम पूरा करेंगे ही करेंगे। किसी पर्सन को लेके कमिटेड होते हो, है ना, तो फिर उसके लिए भी आप लॉयल होते हो। जैसे बोलते हैं ना, वो स्टेटस होता है ना कमिटेड, तो आप बेसिकली लॉयल्टी दिखाते हो अपनी, है ना। और अगर लॉयल्टी नहीं दिखाते हो तो फिर कमिटमेंट टूट जाती है, फिर कमिटेड नहीं रह पाते, फिर लिखते हो कॉम्प्लिकेटेड, और कुछ दिन बाद कर देते हो सिंगल, रेडी टू मिंगल। चलो, वी आर कमिटेड टू दिस नोबल कॉज, हम इस नोबल कॉज के लिए कमिटेड हैं, मतलब तन मन धन से, अगर ये जो सेवा का काम है हम इसके लिए कमिटेड हैं, हम इसमें लगे रहेंगे। डिवोटेड टू, अगर वही बात है, अगर आप किसी कॉज के लिए डिवोटेड हैं, किसी पर्सन के लिए डिवोटेड हैं, तो आप उसके लिए पूरे लॉयल हैं, उस काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे। किसी चीज के लिए ईमानदार होना, बेसिकली किसी काम को करने के लिए ऑनेस्ट होना। द साइंटिस्ट हैज डिवोटेड हिमसेल्फ टू हिज रिसर्च, साइंटिस्ट ने डिवोट कर दिया, कुर्बान कर दिया खुद को अपनी रिसर्च के लिए, बेसिकली अपनी रिसर्च के लिए पूरा क्या है, डिवोटेड है। और बहुत रेयर ही कम वापस बाहर आता है अपनी लैब वगैरह से, सारा दिन अपनी लैब में ही रहता है, इतना डिवोटेड है उस चीज को लेके। इन सबका भी मतलब वही है, डिवोटेड होना, ओबीडियंट होना। फेथफुल, फेथफुल इसको कैसे याद करोगे? ही वॉज फेथफुल टू हिज वाइफ थ्रू आउट देयर 30 ईयर मैरिज, वो फेथफुल रहा अपनी वाइफ के लिए, वो फेथफुल रहा अपनी वाइफ के प्रति उनकी 30 साल की मैरिज में। जो उनकी 30 साल शादी लगी, मान लो 30 साल तक शादी चली, 30 साल बाद एक्सपायर हो गए, जब तक मरा नहीं भैया वो, तब तक अपनी वाइफ के प्रति लॉयल रहा, फेथफुल रहा। लॉयल टू समबडी, किसी के लिए बेसिकली ईमानदार होना। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एनकरेज वर्कर्स टू रिमेन लॉयल टू देयर एम्प्लॉयज, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये एनकरेज करते हैं, ये बेसिकली मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को अपने एम्प्लॉयर्स के प्रति लॉयल बनने के लिए, अपने बॉसेस के प्रति लॉयल बनने के लिए। ड्यूटीफुल होना, ड्यूटीफुल का मतलब वही होता है ओबीडियंट होना, लॉयल होना, जो आपको कहा जाए वो कर देना। अक्सर बच्चों के लिए यूज होता है कि यू शुड बी ड्यूटीफुल, मतलब जो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो तुम करो, ओबीडियंट रहो, लॉयल रहो। शी वॉज चाइल्डिंग, अब ये चाइल्ड वर्क का मतलब होता है डांट मारना, वो अपने बच्चे को डांट मार रही थी, किस लिए? फॉर नॉट बीइंग ड्यूटीफुल टू हर। अब माँ जो है अपने बच्चे को डांट मारी थी, किस लिए? क्योंकि वो ड्यूटीफुल नहीं था उसको लेके, मतलब अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी माँ को लेके ड्यूटीफुल नहीं था, उसके लिए ओबीडियंट नहीं था, उसकी बात नहीं मान रहा था, बहसबाजी कर रहा था। डेडिकेटेड, अगर आप किसी काम को लेके, अभी देखा अपने, डेडिकेटेड होते हो पूरे के पूरे, तो आप उस काम को लेके डिवोटेड होते हो कि भैया ये तो करेंगे ही करेंगे। किसी पर्सन के लिए भी डेडिकेटेड हो सकते हो आप। द ग्रीन पार्टी इज डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, ये जो ग्रीन पार्टी है, कोई पार्टी का नाम है, बेसिकली कोई संस्था का नाम हो सकता है। ये जो ग्रीन पार्टी है पूरी तरह से डेडिकेटेड है, किस कॉज के लिए? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले कॉज के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड। इन सब का मतलब है बेसिकली किसी चीज के लिए संभावित शिकार होना। जैसे अगर मान लो मैं कहूं कोई बंदा मोटा है, तो उसको बाकी बीमारियां होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हाँ कि ना। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, तो उसको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, कि स्मोक ज्यादा करता है इसलिए ही इज प्रोन टू कैंसर। तो प्रोन टू, वनरेबल टू, ससेप्टेबल टू, लायबल टू, इनका बेसिकली मतलब क्या है? किसी चीज के लिए संभावित शिकार होना, किसी चीज के लिए बड़ा इजी टारगेट होना। पहला सेंटेंस देखिए, फास्ट बॉलर्स आर प्रोन टू इंजरीज, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको इंजरीज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा
जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको अक्सर कोई कभी हाथ में इंजरी आ गई, कभी शोल्डर में इंजरी आ गई, कभी कहीं स्प्रेन आ गया, कभी कहीं स्प्रेन आ गया। तो जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो प्रोन होते हैं इंजरीज के लिए, मतलब उनको बहुत ज्यादा इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। ससेप्टेबल, इसका भी मतलब होता है किसी चीज के लिए संभावित शिकार होना। ओइंग टू हिज हाई ओबिसिटी लेवल ही इज ससेप्टेबल टू मैनी डिजीजेज, उसके हाई ओबिसिटी लेवल के कारण, उसके मोटापे का लेवल बहुत ज्यादा होने के कारण वो ससेप्टेबल है, मतलब वो संभावित शिकार है, वो इजी टारगेट है बहुत सारी बीमारियों के लिए। वनरेबल, इसका भी मतलब क्या होता है, बड़ा इजी टारगेट होना, संभावित शिकार होना। देखिए जरा, पीपल विद लो इम्यूनिटी, पीपल विद लो इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, आर वनरेबल टू कोविड-19, वो संभावित शिकार हैं, बड़े इजी टारगेट हैं कोविड-19 का। लायबल, एक तो लायबल का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज के लिए जिम्मेदार, कोई गलत चीज के लिए ही इज लायबल फॉर दिस, वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। एक लायबल का वो वाला मीनिंग भी होता है, ध्यान रखिएगा। एक लायबल टू समबडी, मतलब मैं उनके जवाबदेह हूं, मतलब मेरे जो बॉस हैं, एम्प्लॉय क्या होगा, बॉस के प्रति जवाबदेह होगा, मतलब जाके उसको रिपोर्ट करेगा। लायबल के ये वाले मीनिंग भी है, ठीक है। लायबल फॉर समथिंग, किसी गलत चीज के लिए जिम्मेदार होना, ही इज लायबल फॉर दिस लॉस, ही इज लायबल फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ये जिम्मेदार है इन सब गलतियों का। और एक लायबल होना, किसी के प्रति मतलब रिस्पॉन्सिबल होना, कि जाके आप उसको रिपोर्ट करोगे, वो आपसे कुछ भी मांग सकता है। एक लायबल का मीनिंग क्या होता है, ये वाला संभावित शिकार होने वाला भी। देखिएगा जरा, यू आर मोर लायबल टू इंजरीज इफ यू एक्सरसाइज इररेगुलरली, तुम ज्यादा लायबल हो इंजरीज के लिए अगर तुम इररेगुलरली एक्सरसाइज करते हो। एक दिन जाएंगे जिम में, 25-25 किलो के डंबल मार लिए, 4 दिन भाई गया नहीं, अचानक से फिर जाएगा, अगले दिन फिर 25 किलो उठाने की कोशिश करेगा। इररेगुलर एक्सरसाइज से बल्कि ज्यादा इंजरी होती है, ना करो वो बेहतर है उससे। 4-5 दिन जाते हैं, अगर दोबारा शुरू भी करनी है तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करी जाती है। ये नहीं मान लो कि मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा था, मैं 8 किलोमीटर तक भागने लग गया था, ठीक है, बीच में 2 महीने गया नहीं, अब जब मैं अगली बार शुरू कर रहा हूं पहले दिन सोचूं कि 8 किलोमीटर भाग लूंगा, नहीं भैया, दिक्कत हो जाएगी, पैरों में इंजरी हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीजों को किया जाता है। इररेगुलर एक्सरसाइज नहीं करी जाती, रेगुलरिटी से स्लो पेस पे चीजें करी जाती। नेक्स्ट पर जाइए। सेंसिटिव, अगर कोई बंदा सेंसिटिव होता है तो उसको उस चीज से फर्क पड़ता है ना। जैसे अपन कहते हैं ना, ये तो बड़ा सेंसिटिव है यार, बड़ी जल्दी बुरा मान जाएगा, तो वो बेसिकली बुरा मानने के लिए, इफेक्ट होने के लिए संभावित शिकार होता है, जल्दी इफेक्ट हो जाता है। हर रिप्लाई शोज दैट शी इज वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, उसका जो जवाब है ना, उसका जो जवाब है वो इस बात को दिखाता है कि वो बड़ी सेंसिटिव है क्रिटिसिज्म को लेके। जैसे ही उसकी कोई आलोचना करेगा, हाथ की हाथ वो बुरा मान जाती है। फटाक से जो उसने गलत जवाब दिया, उससे पता चल गया कि भैया ये जल्दी चिढ़ जाती। एलर्जिक, अगर आप किसी चीज से एलर्जिक हैं तो आपको उससे दिक्कत है ना। अच्छा, सुना होगा आपने पीनट से एलर्जी होती है, मुंह सा सूज जाता है एकदम, किसी भी चीज से एलर्जी तो आपने खूब सुना होगा। राधिका इज एलर्जिक टू मोस्ट एनिमल्स सो शी इजंट एबल टू ब्रीथ वेल अराउंड डॉग्स और कैट्स। राधिका जो है वो लगभग सारे एनिमल से एलर्जिक है। कईयों को होता है ना, इनके बालों से, इनके फर से एलर्जी होती है ना, रैशेज हो जाते हैं एकदम से बड़े अजीब से, सांस लेने में, अस्थमा वालों को बड़ी दिक्कत होती है इन सब चीजों से। तो राधिका लगभग सब एनिमल से एलर्जिक है, इसलिए वो अच्छे से सांस नहीं ले पाती जब कुत्ते या बिल्लियां आसपास होते हैं। अब इनका मतलब होता फर्क ना पड़ना। अभी तक था कि बहुत फर्क पड़ना, इजी टारगेट होना, इनका मतलब है फर्क ना पड़ना, ठीक है। इसी के अंदर एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, शायद वो इसमें है नहीं, रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट आपने सुना होगा ना, जैसे पानी वो लेके आते हो घड़ी वगैरह, वाटर रेजिस्टेंट है जी, ये तो रेजिस्टेंट टू समथिंग, ये इसी कैटेगरी का है, ये इसी कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। रेजिस्टेंट टू समथिंग, बेसिकली किसी चीज को बर्दाश्त करने में सक्षम होना, फर्क ना पड़ना। इनडिफरेंट का भी मतलब होता है फर्क ना पड़ना। देखिए सेंटेंस, द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू बी इनडिफरेंट टू पब्लिक ओपिनियन। गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती इनडिफरेंट होना पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक के ओपिनियन को नजरअंदाज करना, पब्लिक के ओपिनियन के लिए इनडिफरेंट होना गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप पब्लिक के ओपिनियन की अनदेखी करोगे तो अगले साल, अगले 5 साल के बाद तख्ता पलट कर दिया जाएगा। इम्यून, अगर आप किसी चीज को लेके इम्यून होते हो तो इसका मतलब उसका आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। मोस्ट पीपल हु हैव हैड चिकन पॉक्स वंस आर इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। ज्यादातर लोग जिनको एक बार जिंदगी में चिकन पॉक्स हो जाता है वो इम्यून हो जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए। जैसे माता निकलना जो होता है ना, इसको अपन चिकन पॉक्स बोलते हैं, सबको जिंदगी में एक ही बार निकलती है ना।
उसके बाद अपने आप इम्यून हो जाते हो। मेरे को भी 7th 8th के आसपास निकली थी, कम्युनिकेबल टाइप की होती है, स्कूल में एक निकलती थी, फिर लगातार काफियों को निकल जाती है ना। कईयों को 50 साल की एज पे भी निकलती है, लेकिन एक बार निकल जाती है तो बॉडी उसके लिए इम्यून हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बन जाती है बॉडी के अंदर। ऐसे रेजिस्टेंट है, इफ यू आर रेजिस्टेंट टू समथिंग, अगर ये पानी है, दिस वॉच इज रेजिस्टेंट टू वाटर, ये जो घड़ी है ये रेजिस्टेंट है वाटर को लेके, मतलब वाटर का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पे जाइए। इनका बेसिकली मतलब है शुरुआत होना, किसी चीज की स्टार्टिंग होना। देखिए जरा, प्रीफेस आपने देखा होगा ना, बुक के शुरू के अंदर जैसे लिखा होता है ये बुक का मेरा मकसद क्या है, इस बुक के अंदर मैंने ये चीजें करी हैं, वो वाली सारी चीजें किसमें आती हैं, प्रीफेस के अंदर आती हैं। वी आर होपिंग दीज टॉक्स कुड बी ए प्रीफेस टू पीस, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो टॉक्स हो रही है ना, ये जो शांति वार्ता हो रही है, शायद ये प्रीफेस हो सकती है, शायद ये स्टार्टिंग हो सकती है शांति की। मान लो इंडिया पाकिस्तान है जैसे, अब उनकी कोई जो टॉक्स हो रही हैं या इंडो चाइना की कोई टॉक्स हो रही हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये प्रीफेस हो, शायद ये शुरुआत हो शांति का। प्रील्यूड, इसका क्या मतलब है, द चेंजेस, मतलब वही है इनका भी, शुरुआत होना किसी चीज की। वो जो चेंजेस हैं, वो जो बदलाव हैं, उन्हें देखा जा रहा है प्रील्यूड को तौर पे, स्टार्टिंग के तौर पे। किस चीज की स्टार्टिंग के तौर पे, वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स की स्टार्टिंग के तौर पर। ये जो अभी बदलाव किए गए ना, किसी भी चीज में बदलाव हो सकते हैं, मान लो टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया है ना, किसी भी चीज में जो बदलाव किया गया है उनको देखा जा रहा है शुरुआत के तौर पे। किस चीज की शुरुआत के तौर पे, जो बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स आने वाले हैं उनकी शुरुआत के तौर पे इनको देखा जा रहा है। प्रोलॉग, इसको देख लीजिए जरा। अ सीरीज ऑफ इंटरनल स्ट्रगल्स वाज द प्रोलॉग टू फुल स्केल सिविल वॉर। वो जो एक सीरीज थी ना, किसकी, इंटरनल स्ट्रगल्स की। वो जो इंटरनल स्ट्रगल थे, जैसे अपनी इंडिपेंडेंस में नहीं हुआ, भारत की आजादी में नहीं हुआ, काफी सारे विद्रोह हुए, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद भी कुछ कमेटियां बन रही हैं, कुछ पार्टियां बन रही हैं जो कि विद्रोह कर रही हैं, धीरे धीरे फिर फुल फ्लेज क्विट इंडिया मूवमेंट चला और फिर हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जैसे सीरिया वगैरह में जो गृह युद्ध हुआ उसी की बात कर रहे हैं अपन, कि वो जो सीरीज थी ना इंटरनल स्ट्रगल्स की, वो जो इंटरनल आपस में फ्रिक्शन थी, जो स्ट्रगल थी, उसकी जो सीरीज थी, ये प्रोलॉग थी, ये स्टार्टिंग थी, ये बेसिकली इनिशिएशन थी किस चीज की, एक फुल फ्लेज सिविल वॉर की। नेक्स्ट भाई इंट्रोडक्शन, ये तो आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन देते हो, परिचय देते हो, फर्स्ट टाइम किसी चीज को इंट्रोडक्शन करते हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने ग्रामर के अंदर। कैन यू राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, क्या इसके लिए तुम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कि ये इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, आर्टिकल किस चीज के बारे में है, इसको लिखने के पीछे का मोटिव क्या है। इंट्रोडक्शन देना, किसी चीज को बेसिकली इंट्रोड्यूस करना, पहली बार किसी के सामने रखना, स्टार्टिंग। तो क्या तुम कोई छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो क्या इस आर्टिकल के लिए। नेक्स्ट पे जाइए। अब इन सब का मतलब क्या होता है, किसी चीज से संबंधित होना, किसी चीज के लिए एकदम उपयुक्त होना, किसी चीज से संबंधित होना। ठीक है, अपन ने एक पिछली सीरीज में भी किया था ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू, है ना, रिलेटेड टू, इसमें कुछ वर्ड्स उसी टाइप के ही हैं, इसमें कुछ वर्ड्स उसी टाइप के ही। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो वीडियो है ये 7th नंबर वीडियो है, ठीक है जी। तो पिछली नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। देखिए जरा, अप्रोप्रिएट टू या फॉर, अप्रोप्रिएट के साथ टू भी आता है, अप्रोप्रिएट फॉर भी आता है। ये जो बुक है ना, ये जो बुक है ये इस तरीके से लिखी गई है, द बुक वॉज रिटन इन अ स्टाइल, बुक एक ऐसे तरीके से लिखी गई जो अप्रोप्रिएट है टू द एज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एज तक के लिए अप्रोप्रिएट है। बेसिकली यहाँ पे टू आता है कब, मैं बताता हूं, देखो अगर इसी के अंदर ये टू द ये ना होता ना तो फॉर चिल्ड्रन होता। ये जो बुक है इसका लिखने का स्टाइल ऐसा है कि अप्रोप्रिएट है बच्चों के लिए, अगर किसी पर्सन के लिए, किसी चीज के लिए लिखते हैं तो फॉर आता है, इस लेवल तक अप्रोप्रिएट है, इस लिमिट तक अप्रोप्रिएट है, उस वाले मीनिंग के लिए टू आता है। आ रही बात समझ। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि दिस बुक वाज रिटन इन अ स्टाइल अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन, और अगर मैं कह रहा हूं इस एज तक, बच्चों की एज तक, वहां तक के लिए अप्रोप्रिएट है तो टू। एक होता ऑपोजिट, एक होता ऑपोजिट उल्टा किसी चीज का, और एक होता एपोजिट, इसका मतलब होता है किसी चीज के अनुसार, किसी चीज के लिए एकदम सही। हर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली एपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन, उसके जो रिमार्क्स हैं वो एक्सट्रीमली एपोजिट हैं, मतलब बिल्कुल पर्टिनेंट हैं, बिल्कुल रिलेटेड हैं, बिल्कुल एप्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल संबंधित हैं ये जो प्रेजेंट में डिस्कशन चल रहा है उससे। ऑपोजिट का उल्टा होता है एपोजिट, ठीक है, उसके साथ भी वैसे टू ही आता है, ऑपोजिट के साथ भी टू ही आता है, इसके साथ भी टू ही आता है। एप्लीकेबल, ये चीज यहां एप्लीकेबल है,
दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस क्वेश्चन, ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। दिस पार्ट ऑफ द लॉ, ये जो लॉ का, कानून का ये वाला जो भाग है ये एप्लीकेबल है सिर्फ उन कंपनीज के लिए जो एम्प्लॉय करती हैं 5 से ज्यादा लोगों। ये एक लॉ लिखा गया है, ये लॉ का ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जिनमें 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। रेलेवेंट, किसी चीज के लिए रेलेवेंट होना, किसी चीज से संबंधित होना। वट यू आर सेइंग इज नॉट रेलेवेंट टू आवर प्रॉब्लम, जो तुम कह रहे हो ना भैया वो हमारी प्रॉब्लम से रेलेवेंट नहीं है, हमारी प्रॉब्लम से संबंधित नहीं है, तो कोई रेलेवेंट बात कर ले, फालतू इधर उधर की बात मत कर। और मैं पढ़ा रहा होता हूं, बीच में ही रेलेवेंट कमेंट कर रहे हैं, एक दिन कमेंट करा, सर बाल छोटे क्यों रखते हो? भैया जो डिस्कशन चल रहा है उससे तेरी बात रेलेवेंट नहीं है, तो रेलेवेंट बात कर ले। यू शुड टॉक रेलेवेंट टू द टॉपिक, यू शुड टॉक रेलेवेंट टू दिस चैप्टर। इस पे आइए जरा। पर्टिनेंट, बिलोंग, अपरटेन, इनका भी मतलब होता है भैया किसी चीज से संबंधित होना। दिस चैप्टर इज पर्टिनेंट टू द पोस्ट 1857 रिवोल्ट पीरियड, ये जो चैप्टर है ना ये संबंधित है 1857 की क्रांति के बाद का जो समय था उससे। पर्टिनेंट होना, किसी चीज से संबंधित होना। बिलोंग, ये चीज इस चीज को बिलोंग करती है, ये चीज इस चीज से संबंधित है। डज दिस बुक बिलोंग टू यू और सारा, ये जो किताब है ये तुझे बिलोंग करती है कि सारा को बिलोंग करती है। अपरटेन, पर्टेनिंग टू द मैटर, आगे पर्टेनिंग वर्ड भी आएगा। दीज फिगर्स अपरटेन टू लास्ट ईयर सेल, ये जो फिगर्स है ना, ये जो डेटा है जैसे एक्सेल शीट बना रखी है, ये जो फिगर्स हैं ये संबंधित हैं पिछले साल की सेल से। इनका संबंध किससे है? दीज आर रिलेटेड टू लास्ट ईयर सेल, पिछले साल की सेल से संबंधित है। इस पे आइए। जर्मेन, हर रिमार्क्स वुडंट हैव बीन मोर जर्मेन टू दिस डिस्कशन। अब मान लो कोई डिस्कशन चल रहा है, अचानक से किसी ने कुछ बात बोली, किसी लड़की ने कुछ बात बोली, अब एक बंदा कह रहा है नहीं ये बात रिलेवेंट नहीं है, तो जो उस डिस्कशन को हेड कर रहा है कहता तेरा दिमाग ठीक है, उसके जो रिमार्क्स है ना जो उसने अभी बात बोली है उससे ज्यादा रिलेवेंट कुछ नहीं हो सकता था इस डिस्कशन के लिए। अब ये स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करिएगा। कुड नॉट हैव बीन, उसके जो रिमार्क्स हैं कुड नॉट हैव बीन मोर जर्मेन, इससे ज्यादा जर्मेन नहीं हो सकते थे, मतलब वो एप्ट हैं, वो पर्टिनेंट हैं, वो एग्जैक्ट हैं जो इस टॉपिक से संबंधित है। आ रही है बात समझ में? तो उसके जो रिमार्क्स हैं वो इससे ज्यादा जर्मेन नहीं हो सकते थे, मतलब वो जर्मेन हैं, वो रिलेवेंट हैं, वो पर्टिनेंट हैं इस डिस्कशन को लेके। पर्टेनिंग, रिलेटेड। आई नीड सम इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू अडॉप्शन लॉज, मुझे कुछ जानकारी चाहिए किससे संबंधित? अडॉप्शन लॉज, जो गोद लेने के जो कानून होते हैं उनसे संबंधित मुझे कोई जानकारी चाहिए। ठीक है, मान लो किसी को कोई बच्चा अडॉप्ट करना है ना, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लॉज होते हैं। जैसे सनी लियोनी ने कुछ बच्चे अडॉप्ट किए थे, पीछे वो जो कौन सी थी एंजेलिना जॉली, उसने बड़े बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं, तो अलग अलग कंट्री का कानून अलग अलग है। तो वो क्या कर रही है कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों को अडॉप्ट करने वाले जो लॉज होते हैं उनके संबंध में। लिंक, इफ समथिंग इज लिंक टू समथिंग तो उससे वो चीज रिलेटेड है। अच्छा, द यूज ऑफ CFCs इज लिंक टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज होता है ना इसका संबंध है ओजोन की डिप्लीशन से, ओजोन लेयर की डिप्लीशन से। ठीक है जी, आदि होना, सबका मीनिंग है आदि होना। आगे भी काफी सारे वर्ड्स हैं, रिलेटेड है, तो आप इकट्ठे करके दे दिए ताकि आपको इतने वर्ड्स अलग अलग रैंडम अगर लिखे होंगे तो आप रट नहीं पाओगे उनको। ठीक, तो थोड़ा सा इकट्ठे लिखे होते हैं तो हाँ ये वाले जो आदि होना वाले इनके साथ टू आता है, याद करना आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला अपना वर्ड है जी अकस्टम, टू प्रीपोजिशन की बात करें अपन। अकस्टम का मतलब होता है बेसिकली आदी हो जाना, सबका ही मतलब लगभग मतलब आदी होना ही है। द वेल्दी वुमन वॉजंट अकस्टम टू प्रिपेयरिंग हर ओन फूड, वो जो अमीर औरत थी वो आदी नहीं थी अपना खाना खुद बनाने की। अब कोविड आया तो फिर उसको पता चला कि आटा ऐसे गूंथते हैं भाई, है ना। तो जो औरत थी वो अकस्टम्ड नहीं थी, मतलब वो आदी नहीं थी इस काम को करने की। अकस्टम्ड के साथ क्या आता है? टू प्रीपोजिशन आती है। अच्छा, कर्ट हैड टू अडॉप्ट टू कुकिंग एंड क्लीनिंग फॉर हिमसेल्फ व्हेन हिज मैरिज क्रम्बल्ड, कर्ट को आदत डालनी पड़ी, कर्ट को खुद को अडॉप्ट करना पड़ा। किस चीज के लिए? कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, खुद के लिए खाना बनाना, खुद के लिए क्लीनिंग करना, ये सारे काम की उसको आदत डालनी पड़ी। कब? जब उसकी शादी नहीं रही, क्रम्बल कर गई, उसकी शादी टूट गई, तब उसको कर्ट को इस चीज को आदत डालनी पड़ी उसको। एडजस्ट करना, आफ्टर वाइल हर आईज एडजस्टेड टू द डार्क,
कुछ समय के बाद जैसे अपन होता ना भी एकदम से बाहर सनलाइट थी, अंदर आए अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता, थोड़ी देर के बाद जो आंखों की पुतलियां आयरिस हैं उसको सेट करती हैं उसको, फिर आपको दिखने लग जाता है। तो कुछ देर के बाद आफ्टर वाइल, कुछ देर के बाद उसकी आंखें जो है वो अंधेरे के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई। अकलमटाइज, ये बड़ा वर्ड यूज होता है जब बेसिकली होता है ना किसी हार्श कंडीशन में जाते हो आप, मान लो आप जैसे बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में चले गए तो वहां शरीर अपने आप मतलब उस क्लाइमेट के अनुसार आपकी जो बॉडी है वो अकलमटाइज होती है, उसकी आदी बनती है ना। आपने देखा होगा जब लोग एवरेस्ट वगैरह की चढ़ाई करते हैं तो कुछ दिन पहले बेस कैंप पे रुकते हैं, ये नहीं है कि लगातार ही ऐसे चढ़, नहीं, कुछ दिन आपको 10-15 दिन यहाँ पे बेस कैंप पे उस मतलब उतनी ठंड को बर्दाश्त करना पड़ता है, तब आप आगे के लिए प्रोसीड करते हो। अकलमटाइज, वी हैवंट गॉट अकलमटाइज टू विलेज लाइफ येट, अभी हम आदी नहीं हुए विलेज लाइफ के, अभी हम आदी नहीं हुए विलेज लाइफ के। मान लो आपके कहीं आपको टूर वूर कराने के लिए कोई ऐसे रिजॉर्ट वगैरह में ले गए जहां बिल्कुल गांव वाली फीलिंग है ना, 2-4 दिन तो आप रहे, उसके बाद फिर नहीं यार यहाँ वो दिक्कतें हैं भाई, है ना, उतनी फैसिलिटीज नहीं है, हम अभी आदी नहीं है विलेज लाइफ के। नेक्स्ट भाई, हैबिचुएटेड टू, इसको देखिए जरा, इन सब का भी मतलब है बेसिकली आदी होना। वी ऑल बिकम हैबिचुएटेड टू वेकिंग अप अर्ली व्हेन वी वर देयर। कई बार जैसे होता ना, आप भी कभी नानी घर या कहीं गांव में गए होगे तो वहां पे लोग बड़े जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं। तो अभी आप मान लो 10 बजे 11 बजे भी उठने वाले हो, लेकिन वहां जाकर धीरे धीरे रूटीन वापस सेट हो जाता है, आप भी जल्दी उठने लग जाते हो। तो हम सब आदी हो गए, किस चीज के आदी हो गए? सुबह जल्दी उठने के। जब हम वहां थे, कहां थे, मतलब गाँव कहीं भी हो सकते हो, हैबिचुएट हो गए, हैबिट पड़ गई हमें उस चीज की। इन सब के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? टू, किसी चीज का आदी हो जाना, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, अकस्टम टू, वनरेबल टू, इन सब के साथ क्या आती है? टू प्रीपोजिशन आती है। लेकिन वो खैर और टाइप के हैं, आदी होना वाले कौन से हैं? एडिक्टेड हो गया, अकस्टम्ड हो गया, बाकी अपने पीछे पड़े हैबिचुएटेड हो जाना उस चीज का। इनर्ड, इन्यूड, द प्रिजनर्स क्विकली बिकेम इन्यूड टू द हार्श कंडीशन। जो प्रिजनर थे वो आदी हो गए, किस चीज के? इन्यूर हो गए वो किस चीज के? हार्श कंडीशंस के। जो बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन होती है वहां सबके, वो बाथरूम है बड़े गंदे से, सबको बाहर बैठ के नहाना है, कोई प्रिवेसी नहीं, कुछ नहीं, तो उन हार्श कंडीशंस के भी वो जो प्रिजनर्स थे वो क्या हो गए? आदी हो गए। यूज्ड टू, ये मॉडल तो मुझे लगता है सबने सुन रखा होगा, ही इज यूज्ड टू, है ना। यूज्ड टू मॉडल, एक तो यूज्ड टू मॉडल होता है, ही यूज्ड टू गो देयर, वो होता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए। एक यूज्ड एडजेक्टिव भी होता है, आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस, ये प्रेजेंट या पास्ट की हैबिट बताने का काम आ सकता है। वो जैसे यूज्ड टू मॉडल सिर्फ पास्ट की हैबिट बताता है, उसका मतलब था मैं ये किया करता था, है ना। लेकिन यूज्ड टू का मतलब है आदी होना, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी। मैं आदी हूं ऐसा करने का, मैं आदी था ऐसा करने का, दोनों ही तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। वी वर यूज्ड टू अ कोल्ड क्लाइमेट सो द वेदर डिडंट बॉदर अस। हम आदी थे कोल्ड क्लाइमेट के, हम आदी थे मतलब पहाड़ों में रहने वाले जो लोग होते हैं, हम आदी थे कोल्ड क्लाइमेट के, इसलिए जो वेदर है वो हमें बॉदर नहीं करता था, परेशान नहीं करता था। बाय द एज ऑफ 14 साल की एज तक ही वो एडिक्ट हो गया था हीरोइन का। अभी वो वाली हीरोइन नहीं है, मतलब ड्रग्स वाली हीरोइन नहीं, ठीक है, वो 14 साल की एज तक ही एडिक्ट हो गया था हीरोइन का। इस पे आइए, एट। अब इन सब का मतलब है हैरान हो जाना, इन सब का मतलब है जी हैरान हो जाना। देखिए, अमेज्ड एट, मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, कोशिश क्या करी जा रही है कि जो सिमिलर वाले वर्ड है और उन सब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन भी सिमिलर है तो वो इकट्ठे लिख के दे दिए जाएं ताकि आपको याद करने में हेल्प हो जाए। बता रहा हूं फिर से, फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन की ना ऐसी कोई मतलब आप सोचो कि इसको कोई ट्रिक से कर लोगे या कोई लॉजिक से कर लोगे, इनमें बच्चे वो चीजें नहीं हो पाती, इनको सेंटेंस बना बना के ही करना पड़ता है। फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन में अगर आपको दिक्कत होती है तो इसका मतलब आपने अभी तक डायरी नहीं बनाई है, अपनी अलग से फ्रेजल वर्ब की फिक्स प्रीपोजिशन की डायरी बना लो और उनको लिखने की आदत डाल लो। एट, अमेज्ड एट, हैरान होना। शी वॉज अमेज्ड एट हाउ कामली द मैन बिहेव्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। वो इस बात पर हैरान थी, वो इस चीज को देखकर हैरान थी कि कितना कामली बिहेव किया उस आदमी ने एक्सीडेंट के बाद। अक्सर अपनी गाड़ी थोड़ी सी भी ठुक जाती है, गाली गलौज करने पे आ जाते हैं, है ना, हाथ पैर चलाने पे आ जाते हैं। अब एक्सीडेंट हो गया, मतलब गलती सामने वाले की है, उसकी गाड़ी ठुक गई, कह रहा चलो कोई बात नहीं भाई साहब, टेंशन मतलब अब जाओ। और कमाल हो गए, तो क्योंकि उसको पता है बहस करने में, 2-4 गाली गलौज करने में उसका खुद का वो टाइम खराब करेगा, होना जाना कुछ नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम ही करवाना पड़ेगा और आपके पास कोई चारा नहीं है, नहीं तो करके देख लेना। हालांकि मैं मानता हूं काबू नहीं हो पाता, है ना,
पहले मैं भी लड़ पड़ता था रोड पे, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश करता हूं कि मैं भी इन चीजों में, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने देख लिया एक दो बार जैसे हुआ तो करना आपको वही पड़ेगा। एस्टोनिश्ड, भौचक्का रह जाना, बिल्कुल। द डॉक्टर्स वर एस्टोनिश्ड एट द स्पीड ऑफ हर रिकवरी, डॉक्टर जो थे वो बहुत ज्यादा हैरान थे, एस्टोनिश रह गए एकदम। वो जो स्पीड थी उसकी रिकवरी के, मतलब इतनी तेजी से उसकी बॉडी रिकवर कर रही थी उसको देखकर, जैसे वो था ना ये वुल्वरीन मूवी के अंदर उसकी बॉडी मतलब एकदम से हील हो जाती थी, उसको देखकर क्या हो गए वो एस्टोनिश हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अस्टाउंड हो जाना, इसका मतलब भी होता है बिल्कुल भौचक्का हो जाना, हैरान रह जाना। शी लुक्ड एस्टाउंड, मतलब वो बिल्कुल एकदम हैरान हो गई, क्या देखकर, वो जो न्यूज थी ना उसके एग्जाम टॉप करने की, उसको सुनकर वो बिल्कुल एस्टाउंड रह गई, हैरान रह गई। अगास्ट, द वर्कर्स यूनियन वर अगास्ट एट द ले ऑफ्स, इसमें थोड़ा हैरान होता नेगेटिव सेंस में कि एकदम ये कैसे हो सकता है। तो वो जो इतने लोगों को नौकरी से हटा दिया गया, जैसे वो जूम कॉल एक वायरल नहीं हुई थी, वो जूम कॉल पे उसने 900 लोगों को फायर कर दिया था, तो वो सब लोग क्या थे, ऐसे यूनियन वर्कर्स और ये जो यूनियन ऑफिशियल थे ये एकदम से भौचक्के रह गए। वो जो ले ऑफ कर दिया गया, इतने लोगों को नौकरी से हटा दिया, उस चीज को देखकर वो एकदम भौचक्का रह गए। नेक्स्ट भाई, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, स्टैगर्ड एट, सबका मतलब है हैरान रह जाना। देखिए, वी वर सरप्राइज्ड एट हर स्ट्रेंज बिहेवियर, हम बहुत ज्यादा हैरान थे उसके स्ट्रेंज बिहेवियर पर। शॉक्ड, शी वाज शॉक्ड एट द लैंग्वेज दे यूज्ड, वो बिल्कुल शॉक रह गई उस लैंग्वेज की। एक चीज मैं यहाँ पे छोटी सी और नोट कर आपको बताना चाहूंगा, इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ आप बाय प्रीपोजिशन का भी यूज कर देते हो। देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, शॉक के साथ हो, सरप्राइज के साथ हो, आपने देखा होगा कि एट भी ठीक है और बाय भी ठीक है। आपको थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूं हल्का सा ना। देखो, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि उसे हैरान कर दिया गया, उसे हैरान कर दिया उसके स्ट्रेंज बिहेवियर ने, ये वाला मीनिंग देना चाह रहे हो तो बाय लगाओ। वो हैरान थी उसके स्ट्रेंज बिहेवियर पे, ये वाला मीनिंग देना चाह रहे हो तो एट लगाओ। और ध्यान रखिएगा, इन वर्ब के साथ अपन एट वाला स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं, इनको अक्सर अपन पैसिव में लिखने की बजाय ऐसे वाला कि सरप्राइज्ड को मान लें अपन एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना अपन प्रेफर करते हैं। बाय वाला गलत नहीं है, लेकिन जनरली इनको पैसिव में ना लिख के ऐसे लिखना प्रेफर किया जाता है। यू आर शॉक्ड एट समथिंग, गलत नहीं है कि आई वाज शॉक्ड बाय, इस मतलब अगर इसमें बाय भी लगा दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन एट लगाना प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। शी वॉज शॉक्ड एट द लैंग्वेज दे यूज्ड, उन्होंने जो लैंग्वेज यूज करी उसको सुनकर भैया उस पर वो बहुत हैरान थी, वो आश्चर्यचकित रह गई उस लैंग्वेज पे कि ये बोला कैसे इन्होंने। आई वॉज स्टैगर्ड एट द लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस अमंग माई कलीग्स, मैं बिल्कुल हैरान रह गया, स्टैगर्ड रह गया, भौचक्का रह गया उसको देखकर, वो जो लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस था मेरे कलीग्स में। आप भी जब गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं केवल चाय समोसा खाने आते हैं, उनको कह दो ये कर दो, पीसी चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ये कर दो, मेल भेजना नहीं आता, टाइपिंग भी नहीं आती, तो करता क्या भाई तू ऑफिस में सारा दिन। तो आप हैरान रह गए, वो जो इनकॉम्पिटेंस था आपके कलीग्स में उसको देखकर आप हैरान रह गए। और देखिए, इनका भी मतलब काइंड ऑफ हैरान रह जाना ही है, लेकिन थोड़ा नेगेटिव सेंस में। जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो किसी चीज से, या आपको लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा गलत चीज है, तो अब ये वाला भी हैरान होना काइंड ऑफ, लेकिन थोड़ा गुस्से के सेंस में, जब आप किसी चीज को लेके अनॉय हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो। देखिए जरा, अपॉल्ड, आई एम एब्सोल्युटली अपॉल्ड एट द स्टेट ऑफ दीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल अपॉल्ड हूं, मतलब मैं इतना आश्चर्यचकित हूं कि मेरे को लग रहा है कि ये हो कैसे सकता है, इतना गुस्से में हूं इस चीज को लेके। किस चीज को लेके? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो दशा है उसको लेकर मैं बिल्कुल अपॉल्ड हूं, मन में मतलब मेरे दुख है इस चीज को लेकर और गुस्सा भी है। अलार्म्ड, शी वॉज अ बिट अलार्म्ड एट द आइडिया ऑफ ट्रेवलिंग अलोन, मतलब वो थोड़ी सी हैरान हो गई इस चीज में कि यार ये करना पड़ेगा, थोड़ा नेगेटिव सेंस में, भौचक्का हो जाना, एकदम से कंफ्यूज हो जाना। जैसे उसको बोला गया कि उसको अकेले ट्रैवल करना है तो वो एकदम से क्या हो गई, अलार्म्ड हो गई, चकित हो गई, मतलब चिंतित हो गई उस चीज को लेके। एनरेज का मतलब आपको पता ही, गुस्सा, रेज मतलब गुस्सा। वो जो उसकी बेवकूफी थी, इस लड़के की बेवकूफी थी, उस पर वो एनरेज थी। इसने कहा था कि आराम से घर पे बात चलाएंगे, है ना, ये भैया नस वस काट के इसके घर पे पहुंच गया, देखिए मैं आपकी बेटी से कितना प्यार करता हूं, नस काट के नाम लिख लगाया हूं। तो उसकी बेवकूफी पर वो एनरेज थी, बहुत ज्यादा गुस्सा थी। डिसमेड, ही वॉज डिसमेड एट द चेंज इन हिज ओल्ड फ्रेंड्स बिहेवियर, मतलब वो हैरान रह गया था, मतलब उसको गुस्सा भी आ रहा था, उसको गंदा भी लग रहा था, उसका जो पुराना दोस्त था उसके बिहेवियर के चेंज को देखकर वो उस पर बहुत ज्यादा हैरान था।
इसके अलावा आपको भी अच्छा सर इस पे वीडियो बना दो, सर ये वाली चीज़ प्रोवाइड कर दो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपके उस टॉपिक को, जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी, उसको जितना जल्दी हो सके शूट करके डालूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे भैया कि क्लास के अंदर ही काफ़ी सारी प्रीपोजिशन याद हो गई, फिक्स प्रीपोजिशन का काफ़ी बड़ा चंक अपने को क्लास के अंदर ही याद करा दिया सर ने, मतलब वर्थ इट लगे अगर ये वीडियो, तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है।